हर बार जब मैं उन कहानियों में से किसी एक पर आता हूँ जहाँ मेल लीड 100 हार्टब्रेक्स के बाद आखिरकार दूर चला जाता है तो मुझे हंसी आ जाती है। आखिर क्यों कोई किसी को इतना मौका देगा कि वो उसे बार बार चोट पहुंचाए। एक स्मार्ट आदमी को जैसे ही कुछ गलत लगे बिना दूसरी बार सोचे तुरंत दूर हो जाना चाहिए। इसलिए जब मैं एक सीईओ के अरेंज्ड मैरिज वाले हस्बैंड के शरीर में ट्रांसमिग्रेट हुआ, मैंने तय किया कि मैं स्मार्ट बनूंगा और चुपचाप रहूंगा। तो जब फीमेल सीईओ, जो मुझे रास्ते से हटाकर अपने ट्रू लव के साथ रहना चाहती थी, ने मुझे एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड दिया, तो मैंने वो कार्ड उठाया और सीधे मॉल की तरफ निकल गया, अपनी जिंदगी की सबसे शानदार शॉपिंग स्प्री करने के लिए। अगर मुझे उसका दिल नहीं मिल सकता तो क्यों न मैं हर वो सेंट खर्च करूं जो मैं कर सकता हूं। एक एलिगेंट प्राइवेट डाइनिंग रूम के अंदर सीलीन का फोन बार बार बज रहा है। वो बिना परवाह किए उस पर नजर डालती है, अपना वाइन उठाती है और धीरे धीरे एक एसआईपी लेती है। एवन उसे देख रहा है, उसकी आंखों में प्यार और शांत रिस्ट्रेंट भरा है। सिलीन, आज तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है। अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी तो कोल मुझे ब्लेम करेगा। सिलीन ऊपर नहीं देखती, उसके बारे में मत सोचो। उसका फोन फिर बजता है। इस बार वो उठाकर स्क्रीन देखती है। अकाउंट एंडिंग इन 8 ट्रांजैक्शन 19,999 yuan। अकाउंट एंडिंग इन 8 ट्रांजैक्शन 500,000 yuan। 2 साल की शादी में ये पहली बार है जब मैंने उसकी कार्ड को छुआ है। सीलीन की उंगली धीरे धीरे स्क्रीन पर चलती है। उसके होंठों के कोने पर एक ठंडी अनरीडेबल स्माइल उभरती है। एवन अपने होंठ काटता है। सिलीन, शायद तुम्हें वापस जाना चाहिए। उसके जवाब देने से पहले एक और नोटिफिकेशन आता है। अकाउंट एंडिंग इन 8,088 ट्रांजैक्शन 688,888 yuan। अकाउंट एंडिंग इन 8,888 ट्रांजैक्शन 988,888 yuan। अपनी जिंदगी में पहली बार मुझे पता चलता है कि बिना प्राइस टैग देखे खर्च करना कैसा लगता है। रॉयल्टी की तरह ट्रीट होना, हर जरूरत पर सेवा मिलना। 20 साल से दबे हुए खर्च करने के सारे डिजायर एक साथ बाहर निकल आते हैं। लग्जरी वॉचेस, स्पोर्ट्स कार्स, टेलर्ड सूट्स। मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, सच में रुक नहीं पा रहा हूँ। सिलेन का फोन लगातार पिंग कर रहा है, एक के बाद एक नोटिफिकेशन। वो देखना बंद कर देती है, लेकिन टेबल का माहौल ठंडा और भारी हो जाता है। डिनर खत्म होने तक उसका फोन 18 बार बज चुका होता है। वो बिल पे करने के बाद उसे चेक करती है, फिर रखती है। तभी नाडिया का कॉल आता है। सिलीन, मुझे तुम्हारे हस्बैंड के बारे में कुछ बताना है। पता नहीं बताऊं या नहीं। फोन के पार से भी सिलीन को नाडिया की मुस्कान महसूस होती है। उसका एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है। सीधे बोलो। नाडिया हंस पड़ती है। मैंने अभी तुम्हारे हस्बैंड को रॉयल लाउंज में देखा। उसने एक साथ 7 होस्टेसेस बुला ली हैं। अगर तुम जल्दी नहीं आई तो तुम्हारे सिर पर सींग उगने वाले हैं। रॉयल लाउंज में कोल और 7 होस्टेसेस, इम्पॉसिबल। सिलीन यकीन नहीं कर पाती। क्या तुम अंधी हो? नाडिया फोटो भेजती है। फोटो में आदमी का साफ हेयर कट है, ब्लैक टेलर्ड सूट और एक्सपेंसिव शूज पहने हुए। पीछे से भी वो ब्रेथ टेकिंग लग रहा है। नाडिया मैसेज करती है, क्या तुम पहचान सकती हो ये तुम्हारा हस्बैंड है? सिलीन को लगता है नाडिया को चश्मे की जरूरत है। ये कोल है? नो वे। एवन कहता है, तुम वापस जाओ, मैं मूवी अकेले देख लूंगा। लेकिन सिलीन फोन रखकर फिर भी एवन के साथ सिनेमा चली जाती है। 2 मिनट बाद उसका फोन फिर चमकता है। रॉयल लाउंज अकाउंट में 1 मिलियन yuan डाले गए हैं। वो तुरंत उठ जाती है। रॉयल लाउंज के प्राइवेट रूम में लाइट्स चमक रही हैं, म्यूजिक गूंज रहा है, माहौल इलेक्ट्रीफाइंग है। मैं सोफा पर आराम से बैठा हूँ, लाखों की वाइन पी रहा हूँ। 7 खूबसूरत होस्टेसेस मेरी हर जरूरत पूरी कर रही हैं। कोई मेरे माथे के घाव को देख रही है, कोई मेरे पैरों की मसाज कर रही है, कोई मेरे कंधों पर काम कर रही है, कोई फल छील रही है, बाकी गा और नाच रही हैं। ये पूरी तरह पैराडाइज है। यही वो सीन है जिसका मैंने अनगिनत बार सपना देखा है। मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। इसलिए जब मैनेजर अपग्रेड की बात करता है, मैं बिना सोचे 1 मिलियन yuan और डाल देता हूँ। तभी सिलीन दरवाजा खोलकर अंदर आती है और मैं एक होस्टेस की कॉलर बोन पर हाथ फेर रहा हूँ जैसे मैंने कभी औरत देखी ही नहीं। नाइस मसल टोन, कितने समय से वर्कआउट कर रही हो। बाकी होस्टेसेस भी अपने फिगर दिखाने लगती हैं। मैं लगभग पागल हो रहा हूँ। अमीर होना सच में कमाल है। तभी जैसे ही मैं फिर हाथ बढ़ाने वाला होता हूँ, बैंग, एक ठंडी तेज आवाज कमरे को चीर देती है। हर कोई अभी बाहर जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिलीन सच में यहाँ आ जाएगी। मेरी फन अचानक बीच में रुक गई और मैं अनिच्छा से एक होस्टेस की कमर को हल्का सा दबाता हूँ। तुम लोग बाहर जाओ, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब बुलाऊंगा। सिलीन का चेहरा तूफान से पहले के आसमान की तरह गरज रहा है। कुछ ही पलों में कमरा खाली हो जाता है, सिर्फ हम दोनों रह जाते हैं। मैं सोफे पर पीछे टिकता हूँ और उसे गौर से देखता हूँ। कोई हैरानी नहीं कि ओरिजिनल कोल उसे पहली नजर में ही पसंद कर बैठा। उसके चेहरे पर एक नजर डालते ही बाकी सारी होस्टेसेस बैकग्राउंड में गायब सी लगती हैं। तेज भौहें, ठंडी आंखें, ऊंची नाक, गहरी फीचर्स, जैसे किसी मास्टर ने उसे तराशा हो। गुलाबी ड्रेस उसके शरीर पर साफ सुथरी तरह से बह रही है, हर ग्रेसफुल कर्व को उभारते हुए। उसका प्लीटेड हेम घुटनों तक आता है और काले थाई हाई स्टॉकिंग्स उसकी टांगों को परफेक्टली हग कर रहे हैं। उसकी लंबी और स्ट्राइकिंग बॉडी का हर हिस्सा
एक जलती हुई मैग्नेटिज्म बिखेरता है जिससे नजर हटाना नामुमकिन हो जाता है। अगर वो कभी होस्टेस बन जाती तो मैं खुद को एक पल के लिए उस ख्याल में जाने से रोक नहीं पाता। तभी उसकी आवाज गुस्से से तेज कटती है। मेरे पैसों से मेरे सामने ही मुझे चीट कर रहे हो कोल। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कुछ नहीं करूंगी? सिलीन मुझे घूरती है। उसका चेहरा अंधेरा हो चुका है और पहली बार वो मुझे सच में ध्यान से देखती है। मेरा पुराना सख्त हेयर स्टाइल गायब है। उसकी जगह अब एक साफ और शार्प कट है। मैं बिना डरे खड़ा रहता हूँ। क्या मतलब तुम्हारा पैसा? हम शादीशुदा हैं। जो तुम्हारा है वो मेरा है। तुम अपने सच्चे प्यार के साथ खाना पीना और मूवी देखने पर पैसा खर्च कर सकती हो तो मैं थोड़ी कंपनी एंजॉय करने के लिए क्यों नहीं कर सकता? जब तुम एवन के साथ कैंडल लाइट डिनर और मूवी देख रही थी तब मैं तुम्हें चीट करने का इल्जाम लगाने नहीं आया। मैंने बस कुछ लोगों को ढूंढ लिया ताकि थोड़ा रिलैक्स कर सकूं और तुम यहाँ ऐसे तूफान की तरह आ गई। ये तुम्हारे लायक भी नहीं है। अगर एवन तुम्हें ऐसे देखे तो उसे लगेगा कि तुम सच में जेलस हो जैसे तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स हैं। मुझे उससे जरा भी डर नहीं लगता। कहानी में साफ था कि वो ओरिजिनल कोल से नफरत करती थी। उसका हल्का सा टच भी उसे परेशान कर देता था। मतलब अगर वो मुझे छूती तो खुद को ही तकलीफ देती। इसलिए भले ही हम एक बिस्तर शेयर करें मैं पूरी तरह सेफ था। सिलीन अचानक गुस्से से हंसती है और मेरा जबड़ा पकड़ लेती है। उसकी आंखें ठंडी मजाक से मुझे देखती हैं। ये नाटक बंद करो। तुमने मेरा कार्ड इस्तेमाल किया और ये सब सीन सिर्फ मुझे यहाँ बुलाने के लिए किया है ना? मैं उसकी आंखों में देखता हूँ। मेरा हाथ धीरे से उसकी कमर पर टिकता है। उंगलियां उसके शरीर के कर्व को महसूस करती हैं। तो तुम एवन को छोड़कर यहाँ आई, इसका मतलब मैं उसके मुकाबले ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ? सिलीन का चेहरा तुरंत ठंडा हो जाता है। वो मेरी कलाई पकड़ती है और जोर से दबाती है। मैंने पहले भी कहा है मेरे साथ खेल मत खेलो, ज्यादा मत बढ़ो। ये आखिरी वार्निंग है। अगर फिर कभी वॉस नाम के नीचे ऐसा कुछ किया तो इस फैमिली में तुम्हारी जगह खत्म। वो घिन से मेरा हाथ झटक देती है, फिर एक टिश्यू लेकर अपना हाथ साफ करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहानी में बताया गया था। मेरे टच से उसे इतनी घिन आती है कि मुझे हंसी आने लगती है। मैं अपना जबड़ा मलता हूँ, फिर सोफे पर बैठकर टांग पर टांग रखता हूँ। मैं उसे शांत नजर से देखता हूँ। तुम मुझे अपने पास आने भी नहीं देती। मैंने ये टाइटल बहुत पहले छोड़ दिया। अभी के अभी डिवोर्स पेपर्स दे दो। अगर मैं एक सेकंड भी रुका तो मैं खुद को बेवकूफ कहूंगा। सिलीन रुकती है और मुझे देखती है। उसके होंठों पर धीरे धीरे मुस्कान फैलती है। डिवोर्स? क्या तुम श्योर हो? तुमने मुझसे शादी करने के लिए इतना सब किया। अभी कुछ देर पहले तुम अपनी नजरें मुझसे हटा नहीं पा रहे थे और अब डिवोर्स चाहिए? ये इस साल की सबसे मजेदार बात है। मेरी नजर उसके चेहरे पर टिकती है, फिर धीरे धीरे नीचे जाती है बिना शर्म के। मैं फैसला उसके हाथ में रखता हूँ। मेरे साथ सो या मुझे डिवोर्स दो। सीलीन का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ जाता है। मेरे सामने ही वो अपने असिस्टेंट को कॉल करती है। डिवोर्स अग्रीमेंट तैयार करो। कल सुबह सबसे पहले उसे घर पहुंचा देना। ओरिजिनल कोल उसे इतनी हद तक प्यार करता था कि बिना उसके प्यार के भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, और उसी ऑब्सेशन ने उससे सब कुछ छीन लिया। इस दुनिया में अनगिनत औरतें हैं। मैं अपनी जिंदगी किसी ऐसी के पीछे बर्बाद नहीं करने वाला जो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। मैं अपना अधूरा ग्लास उठाता हूँ, एक बूंद भी छोड़े बिना खत्म करता हूँ, उसे नीचे रखता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ। मैं उसे एक नजर देता हूँ जैसे कह रहा हूँ कि असली नुकसान उसी का है। ये फैसला तुमने लिया है, बाद में पछताना मत। सिलीन झुंझलाहट से हंसती है। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। मैं अपनी जैकेट पहनता हूँ, अपनी नई वॉच और फोन उठाता हूँ और बिना पीछे देखे बाहर निकल जाता हूँ। सिलीन मुझे जाते हुए देखती है। एक ऐसा आदमी जो रिच फैमिली के केप्ट हस्बैंड होने की इमेज से बिल्कुल भी परेशान नहीं है। वो और भी ज्यादा यकीन करने लगती है कि मैं जरूर नशे में हूँ जो ऐसा बिहेव कर रहा हूँ और डिवोर्स की बात भी कर रहा हूँ। घर तक का सफर पूरी तरह खामोश रहता है। मैं उसकी कार से उतरता हूँ, सीधा ऊपर जाता हूँ और अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता हूँ। सिलीन मेरे डिवोर्स मांगने वाले सीन को याद करती है और ठंडी हंसी हंसती है। उसे इंतजार है कि कल जब डिवोर्स पेपर्स मेरे सामने होंगे तब मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होगा। जब वो मेरे कमरे के पास से गुजरती है, अंदर से मेरी आवाज सुनाई देती है। वो रुक जाती है। मैं जोर जोर से गा रहा हूँ, आज का दिन शानदार है, जो भी मैं चाहूँ वो सच होगा, कल भी शानदार होगा। सिलीन मेरी पागलों जैसी ड्रंक सिंगिंग सुनती है और सच में सोचती है कि अंदर जाकर मुझे चुप कराए। वो हैंडल घुमाती है, दरवाजा बंद है। मैंने अंदर से बोल्ट लगा दिया है। जो आदमी पहले उसे देखते ही पास आने के बहाने ढूंढता था, उसने अब उसे बाहर ही रोक दिया है। मैं और जोर से गाना जारी रखता हूँ। सिलीन कुछ देर ये सब सुनती है और आखिर में मुड़कर चली जाती है। मैंने मास्टर बेडरूम ले लिया है। सिलाइन ने ओरिजिनल कोल के साथ कमरा शेयर करने से मना कर दिया था और खुद गेस्ट रूम में चली गई थी। मास्टर बेडरूम उसे दे दिया था। मैं कमरे को देखता हूँ, ड्रॉर में रखी महंगी वॉचेस पर हाथ फेरता हूँ, वार्डरोब में भरे डिजाइनर क्लोथ्स को देखता हूँ और पूरे समय खुशी से गुनगुनाता रहता हूँ। मैं बड़े बाथटब में लंबा सोख लेता हूँ, फिर बेहद सॉफ्ट पजामास पहनता हूँ और सबसे कंफर्टेबल बेड पर लेट जाता हूँ। मुझे नींद नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। ये सब एक सपने जैसा लगता है, इतना खूबसूरत कि यकीन ही नहीं होता। अगली सुबह सिलीन उठती है और देखती है कि आज टेबल पर ब्रेकफास्ट नहीं है, जैसा हर दिन होता था। वो मेरे कमरे की तरफ देखती है और हल्की सी स्mirk करती है,
जैसे उसने सोचा था। मैं होश में आकर शांत हो गया हूँ। उसे याद आता है कि कल मैंने कितनी हिम्मत से डिवोर्स मांगा था। वो ठंडी मुस्कान के साथ डिवोर्स पेपर्स कॉफी टेबल पर रखती है और काम पर निकल जाती है। मैंने जिंदगी में इतना कंफर्टेबल बेड कभी नहीं देखा, इसलिए मैं सीधे दोपहर तक सोता रहता हूँ। उठने के बाद भी खुद को उसी लग्जूरियस कमरे में पाता हूँ। मैं कंफर्म करता हूँ, मैं सच में इस कहानी में आ चुका हूँ। मैं प्लॉट को दोबारा सोचता हूँ। ओरिजिनल स्टोरी में उनकी शादी 3 साल भी नहीं टिकती। मतलब 1 साल के अंदर सिलीन एस्टन ग्रुप को गिरा देगी और मुझे खाली हाथ जाना पड़ेगा। स्टोरी में बिजनेस वॉर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, कोई डिटेल्स नहीं। मुझे नहीं पता सिलीन कौन सा तरीका इस्तेमाल करेगी, लेकिन ये रिच लाइफ इतनी अच्छी है कि मैं फैमिली को गिरने नहीं दूंगा। मैं उठता हूँ, खुद को तैयार करता हूँ और नीचे जाता हूँ। कॉफी टेबल पर डिवोर्स पेपर्स पड़े हैं। मैं पेन उठाता हूँ और तुरंत साइन कर देता हूँ। 1 सेकंड भी हेजिटेट करना गलत लगता। साइन करने के बाद मैं उसका ब्लैक कार्ड निकालता हूँ और पेपर्स के ऊपर रख देता हूँ। फिर जरूरी सामान लेकर एस्टन फैमिली के घर लौट जाता हूँ। विलन साइड कैरेक्टर नहीं, मैं अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर हूँ। डैड मुझे आते देख तुरंत न्यूज़पेपर रख देता है। कोल, इस समय घर क्यों आए हो? क्या सिलीन ने फिर कुछ किया? मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डैड मेरा हाथ पकड़ता है, उसे यकीन नहीं होता। इस समय ओरिजिनल कोल तो सिलीन के लिए लंच लेकर जा रहा होता था। उसे अपने फैमिली के लिए कभी समय नहीं मिलता था। फिर घर आने से पहले कॉल क्यों नहीं किया? डैड पूछता है। मैं स्टाफ से तुम्हारी पसंद का सब कुछ बनवा देता। तुमने अपने बाल कब बदले? ये तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये आउटफिट भी तुम पर सूट कर रहा है। मैं इस आदमी को देखता हूँ, मिड 40s में है, लेकिन खुद को इतना अच्छे से मेंटेन किया है कि कम से कम 10 साल छोटा लगता है। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो मुझसे बात करते हुए मिसेस जोंग को आवाज लगाता है कि मेरे पसंदीदा खाने तैयार करे। उसका हर जेस्चर एक पिता की खुशी दिखाता है जो अपने बेटे को घर लौटते देख रहा है। मैं उसे देखता हूँ और मेरे सीने में कुछ कस जाता है। पहले की जिंदगी में ये वही चीज थी जिसकी मुझे हमेशा चाह थी, लेकिन कभी मिली नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब इस तरह मिलेगा, मौत के बाद, किसी और की जिंदगी में। डैड मुस्कुराते हैं। मैं तुम्हारी मॉम को कॉल करता हूँ, उसे लंच के लिए घर बुलाता हूँ। मैं कुछ कहूँ उससे पहले ही वो नंबर डायल कर चुके होते हैं। मैं इस मौके का फायदा उठाकर घर को देखता हूँ। जितना ज्यादा देखता हूँ उतना अच्छा महसूस करता हूँ। डैड कॉल खत्म करते ही फिर मेरी तरफ मुड़ जाते हैं, मेरी चिंता करते हुए। साफ दिखता है कि ओरिजिनल कोल के सिलीन से शादी करने के बाद से ही डैड चुपचाप इस बात को लेकर परेशान थे कि मैं खुश नहीं हूँ। कोल, वो नरमी से कहते हैं, जो भी हो रहा है तुम हमारे पास आओ। तुम्हारी मॉम और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हमेशा। मैं अपने पास्ट को याद करता हूँ, जब मैं स्कूल में बुलीड होकर घर आता था और अपने पेरेंट्स को बताता था। उन्होंने मुझे कंफर्ट नहीं किया, उन्होंने मुझे डांटा। इतने सारे बच्चों में से सिर्फ तुम्हें ही क्यों टारगेट किया जाता है? तुम क्या गलत कर रहे हो? उसके बाद जब भी स्कूल में मुझे बुली किया जाता, मैंने उन्हें कभी नहीं बताया। मैं अपने सामने खड़े इस आदमी को देखता हूँ, हैंडसम, वार्म और स्टेडी, और उस फेट के बारे में सोचता हूँ जो ओरिजिनल स्टोरी में उसका इंतजार कर रहा है। मैं आगे बढ़ता हूँ और उसे गले लगा लेता हूँ और अपने अंदर एक खामोश प्रॉमिस करता हूँ, मैं इस कहानी का एंडिंग बदल दूंगा। डैड एक पल के लिए सख्त हो जाते हैं। कितना समय हो गया था जब उसके बेटे ने उसे ऐसे गले लगाया था। मैं बोलता हूँ, मेरी आवाज स्टेडी है, डैड मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पिछले कुछ सालों में आपको बहुत कुछ सहने पर मजबूर किया, अब सब खत्म। ये सुनते ही डैड की आंखें लाल हो जाती हैं। शादी के बाद से उसका बेटा बहुत कम घर आता था, और जब भी आता तो हमेशा सिलीन की वजह से। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी, प्यार को मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका बेटा किसी और से शादी करने को तैयार नहीं था। उनका सिर्फ एक ही बेटा था जो बचपन में मरते मरते बचा था। उन्होंने हमेशा उसे किसी अनमोल चीज की तरह संभाला था। जब उसने उससे शादी करनी चाहिए, उन्होंने मान लिया, लेकिन शादी के बाद उन्होंने देखा कि उसका गर्व और चमक धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसकी दुनिया सिमटकर सिर्फ सिलीन तक रह गई। उसका जजमेंट खत्म हो गया, और ये हर दिन उसके पिता का दिल तोड़ता रहा। हर बार जब उसका बेटा सिलीन की वजह से चोट लेकर घर आता था, वो रातों तक सो नहीं पाते थे। उन्होंने खुद को इस चिंता में तोड़ दिया था। डैड की आवाज कांपती है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम ठीक रहो बेटे। मैं उसकी आवाज में रुकावट सुनता हूँ। मैं पीछे हटता हूँ और उसके चेहरे पर आंसू बहते देखता हूँ। उसे रोते हुए देखकर मेरी आंखें भी जलने लगती हैं। मैं हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछता हूँ। अरे, आप क्यों रो रहे हैं? मैं मुस्कुराता हूँ, मुझे देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैड अपने बेटे को देखते हैं और महसूस करते हैं कुछ बदल गया है, बहुत ज्यादा बदल गया है, जैसे वो बहुत पहले वाले बच्चे को देख रहे हों। जब खाना तैयार होता है, मॉम घर आती हैं और उनके साथ इलीज भी होती है। इलीज मॉम की सबसे करीबी दोस्त की बेटी है, ओरिजिनल कोल से 3 साल बड़ी। अपने पेरेंट्स को खोने के बाद वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ रही। एक बुजुर्ग के लिए अकेले बच्चे को पालना आसान नहीं था, इसलिए एस्टन फैमिली ने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। उन्होंने उसकी पढ़ाई और जिंदगी में मदद की, कॉलेज तक। वो यूनिवर्सिटी के दौरान एस्टन ग्रुप में पार्ट टाइम काम करती थी और ग्रेजुएशन के बाद मॉम की राइट हैंड बन गई। मैं उसे चोरी से देखता हूँ और पकड़ता हूँ कि वो पहले से ही मुझे देख रही है। ओरिजिनल स्टोरी में कोल उसे हमेशा एक बड़ी बहन से ज्यादा कुछ नहीं
नहीं मानता था। सिलीन के पीछे भागते हुए उसने एलिस के सामने बार बार अपना दिल खोलकर बताया कि वो सिलीन से कितना प्यार करता है। वो उसके पास एडवाइस, प्लान्स और कंफर्ट के लिए जाता था, और एलिस हमेशा एक बड़ी बहन की तरह उसके साथ खड़ी रहती थी, उसे पैम्पर करती, प्रोटेक्ट करती, मदद करती, कभी कोई सीमा पार नहीं करती, कभी रीडर्स को भी शक करने का मौका नहीं दिया। जब तक वो दिन नहीं आया जब उसे पता चला कि सिलीन और कोल डिवोर्स ले रहे हैं और वो उसे ढूंढने गई, लेकिन वहां उसके एक्सीडेंट का सीन मिला। उसने उसे कांपते हुए अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसे खून से लथपथ देखकर उसकी आंखें लाल हो गईं। वह बार बार उसके मुंह के कोने से खून पोंछती रही। कोल, वह सिसकी, उसकी आंखें जल रही थीं। मुझे पछतावा है, मुझे तुम्हें उससे शादी करने से रोक देना चाहिए था। उसकी आंखों में प्यार गहरा और अटूट था, और उस पल उसने इसे छिपाना छोड़ दिया। वह चाहती थी कि वह जाने कि वह उसे सालों से प्यार करती थी। उसने उसे थामे रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन चाहे वह कुछ भी करे, वह उसे रोक नहीं सकी। वह सिर्फ उसकी जिंदगी को पल पल उससे दूर जाते हुए देख सकती थी। वह एकमात्र समय था जब कहानी हमें उसके मन के अंदर ले गई, और वह उसका सबसे दिल तोड़ देने वाला पल था। इसने पाठकों को अचानक चौंका दिया, जिसमें शौक, दर्द और गहरा पछतावा मिला हुआ था। मैं उसी पल उसके कैरेक्टर से प्यार कर बैठा और कहानी से नाराज हो गया कि उसने उसके साथ ऐसा किया। तभी डैड खुशी से आ जाते हैं। एलिस भी यहाँ है। असली कोल कभी नहीं जान पाया कि एलिस के उसके लिए फीलिंग्स थीं। मैं फिलहाल अनजान बनने का फैसला करता हूँ। डैड के साथ चलते हुए मैं उसे ग्रीट करता हूँ। एलिस, काफी समय हो गया। वही शॉर्ट ड्रेस, सीलीन पर यह ठंडी और कमांडिंग लगती है, एक पास मत आओ वाली एनर्जी देती हुई। एलिस पर यह बिल्कुल अलग है, साफ और रिफाइंड, गर्म और अप्रोचेबल, जैसे जेड के बीच से आती धूप। वह मुझे देखती है, उसकी आवाज स्नेह से भरी, आंखें नरम। शॉर्ट हेयर तुम पर सच में सूट करता है ना? मैं कहता हूँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, और आउटफिट भी बढ़िया है। वह जोड़ती है। मैं मुस्कुराता हूँ। लगता है मेरा टेस्ट हाल ही में अपग्रेड हो रहा है। असली कोल हमेशा सिलाइन के सामने सिमट जाता था, लेकिन एलिस के आसपास वह हमेशा सहज रहता था, क्योंकि एलिस हमेशा उसे अपने लिटिल प्रिंस की तरह ट्रीट करती थी। मैं वही कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं इसका सिर्फ 80% ही कर पा रहा हूँ। बाकी 20% गायब है, क्योंकि मुझे पता है कि उसके मेरे लिए फीलिंग्स हैं, और मैं अपने ही दिमाग से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। एलिस मुस्कुराती है और विषय बदलती है। तुम तो आमतौर पर हर दिन उसका लंच देने में बिजी रहते हो। आज दोपहर में घर आने का मन कैसे हुआ? मैं अपनी घड़ी के साथ खेलता हूँ। बाहर बहुत गर्मी है। उसने कहा कि मेरे लिए यह बहुत परेशानी है, इसलिए उसने मुझे रोक दिया। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, सिर्फ एलिस ही नहीं बल्कि डैड और मॉम भी मेरी तरफ देखते हैं, साफ तौर पर यकीन नहीं करते। जाहिर है, जो लोग मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं वे कभी नहीं मानते कि सिलीन मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। फिर भी असली कोल ने इसे पूरे दिल से माना था। एलिस भौं उठाती है। सच में? मैं हाथ हिलाता हूँ। इन हाथों को देखो, क्या ये किचन में काम करने वाले लगते हैं? मुझे देखने दो, एलिस कहती है। वह ऊपर देखती है। उसकी नजर गर्म और स्थिर है। ये अच्छे हैं। एक आदमी के हाथ ऐसे ही होने चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह इसलिए है क्योंकि मुझे उसकी फीलिंग्स के बारे में पता है, लेकिन मेरा चेहरा गर्म हो जाता है और अचानक उसके आसपास नेचुरल एक्ट करना और मुश्किल हो जाता है। मैं रॉयल लाउंज में बोल्ड हो सकता था क्योंकि वहां कोई फीलिंग्स शामिल नहीं थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। जब असली फीलिंग्स की बात आती है तो मैं पूरी तरह आउट ऑफ माई डेप्थ हूँ। मुझे नहीं पता कि उस क्रश को कैसे हैंडल करूं जिसके बारे में मुझे पता नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं विषय बदल देता हूँ। कंपनी हाल ही में कैसी चल रही है? काफी अच्छी, एलिस हल्के से कहती है। मैं आगे पूछता हूँ, काफी अच्छी का मतलब क्या है? वह मुझे थोड़ा हैरान होकर देखती है। हम कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं। अगर हम उन्हें हासिल कर लेते हैं तो कंपनी एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स, ओवरस्ट्रेच्ड कैश फ्लो, टूटी हुई फंडिंग चेन और वॉस ग्रुप खड़ा होकर देख रहा है। क्या ये सिलाइन की स्ट्रेटेजी है? मैं बीच में बोलता हूँ। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स, क्या कंपनी वास्तव में उन सभी को संभाल सकती है? मुझे लगता है कि अभी मार्केट कंडीशंस अच्छे नहीं हैं। प्रायोरिटी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी रिस्क को झेलने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो हो। मैं इसे सीधे नहीं कह सकता, इसलिए इशारा छोड़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वह समझ जाए। एलिस मुझे देखती है। उसकी नजर में कुछ तेज आ जाता है। तुम्हें कंपनी के मामलों की परवाह कब से होने लगी? असली कोल ने कभी बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया। मैं खुद को संभालता हूँ और अपनी घड़ी की तरफ देखता हूँ, हीरों पर उंगली फेरता हूँ। मैंने सिलीन की कंपनी के आसपास काफी समय बिताया है, कुछ न कुछ सीख लिया। एलिस चुप हो जाती है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, फिर थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ।
इन प्रोजेक्ट्स के बारे में तुम्हें और मॉम को सच में ध्यान से सोचना चाहिए, खासकर यह कि क्या तुम उनके जोखिम उठा सकते हो। एलिज मुझे देखती रहती है, मेरे चेहरे में कुछ ढूंढते हुए। क्या तुमने सीलीन से कुछ सुना है? वह पूछती है। क्या तुम हमें पीछे हटने के लिए कह रहे हो और प्रोजेक्ट्स उसे सौंपने के लिए? असली कोल प्यार में पूरी तरह अंधा था और उसने सीलीन के पक्ष में एक से ज्यादा बार स्ट्रिंग्स खींचे थे, इसलिए अचानक उन्हें किसी प्रोजेक्ट से रोकना। यह समझ में आता है कि एलिज अब ऐसा ही सोचेगी। नहीं, मैं कहता हूँ, मैंने बस हाल ही में एक बार आने वाला सपना देखा है। फैमिली कंपनी डूब जाती है। इससे मैं डर गया। एलिज कुछ नहीं कहती, लेकिन साफ है कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करती। मैं हिचकिचाता हूँ, अपने पेरेंट्स की ओर देखता हूँ, फिर पास झुकता हूँ। मैं अपना हाथ मुंह पर रखकर फुसफुसाता हूँ। असल में मैंने सीलीन को सुना। वह एस्टन ग्रुप को गिराने की योजना बना रही है। मैं ये कहते ही पीछे हट जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि इलाइजा के कानों के सिरे लाल हो जाते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह झुकने से उस पर ऐसा असर होगा। मैं अनदेखा करने का नाटक करता हूँ, अपनी आवाज धीमी रखते हुए। मैं मॉम और डैड को स्ट्रेस नहीं देना चाहता था और मुझे बिजनेस के बारे में इतना नहीं पता कि खुद संभाल सकूं। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। एलिज सोफे के पीछे अपनी कोहनी टिकाती है, मेरी ओर देखते हुए अनजाने में अपना कान सहलाती है। और तुम्हारी क्या योजना है? मुझे जवाब देने का मौका नहीं मिलता। डैड हमें टेबल पर बुलाते हैं। मैं टेबल को एक नजर देखता हूँ जो खाने से भरा हुआ है और मेरा मूड ऊपर उठ जाता है। डैड मेरे कटोरे में खाना डालते हैं और खाओ, तुम हाल ही में पतले हो गए हो। मैं निगलता हूँ सारे स्वादिष्ट खाने को देखते हुए। मुझे घर का बना खाना खाए बहुत समय हो गया है। मैं इस पर टूट पड़ता हूँ। मुझे घर पर कुछ दिन दो और मैं फिर नॉर्मल हो जाऊंगा। इन शब्दों पर डैड मेरे कटोरे में और खाना डालते रहते हैं। अगर तुम्हें घर का खाना याद आता है तो मैं किसी को हर दिन तुम्हारे पास भेज दूंगा। जरूरत नहीं डैड, मैं कहता हूँ। मैं वापस घर आ रहा हूँ। मॉम, डैड और एलिज सब रुक जाते हैं और मुझे घूरते हैं। मैं अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखता हूँ। मैं उन्हें पूरी गंभीरता से देखता हूँ। मॉम, मैं सीलीन से डिवोर्स ले रहा हूँ। मैं सोचता था कि अगर मैं काफी कोशिश करूँ तो वह मुझसे प्यार करने लगेगी, लेकिन अब मुझे पता है कि आप किसी को आपसे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मैं अब उससे प्यार नहीं करना चाहता। अब मैं सिर्फ घर आना चाहता हूँ और आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं इसे हल्के से कहता हूँ, बिना किसी दुख या हिचकिचाहट के, लेकिन असली कोल की सीलीन के लिए फीलिंग्स बहुत गहरी थीं। इस परिवार की नजर में वह प्यार पत्थर में उकेरा हुआ था। मॉम और डैड मुझे देखते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि मैं ऐसे ही छोड़ सकता हूँ। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ गुस्से में कहा गया है और मैं जल्द ही अपना मन बदल लूंगा। कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? ऐसा मत कहो कि तुम मुझसे थक गए हो और नहीं चाहते कि मैं तुम पर निर्भर रहूं। डैड होश में आते हैं और मेरे पसंदीदा खाने से मेरा कटोरा भरने लगते हैं, कान से कान तक मुस्कुराते हुए। क्या मजाक कर रहे हो? तुम घर मेरे साथ रहोगे? मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता। मॉम अपना फोन उठाती है और तुरंत मेरे अकाउंट में 10 मिलियन यूएन ट्रांसफर कर देती है। जब चाहो घर आ जाओ। तुम्हारी मॉम तुम्हारा 10 लाइफ टाइम्स तक ख्याल रख सकती है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं और जो नहीं करते, फर्क सब कुछ होता है। मैं डैड को बिना रुके मेरे कटोरे में खाना डालते हुए देखता हूँ। मॉम को बिना एक पल सोचे मुझे पैसे ट्रांसफर करते हुए देखता हूँ और मैं अपने पिछले पेरेंट्स के बारे में सोचता हूँ। बड़े होते समय डिनर टेबल पर हर अच्छी चीज पहले मेरे छोटे भाई को मिलती थी। जैसे ही मैं कुछ लेने के लिए हाथ बढ़ाता, मेरी माँ मेरी चॉपस्टिक्स मारकर हटा देती थी। मैंने एक पूरा दिन और रात रोते हुए बिताया, यूनिवर्सिटी जाने की भीख मांगते हुए। उन्होंने कभी हाँ नहीं कहा। उन्होंने मुझे 2 विकल्प दिए, काम करो या शादी कर लो। बिना डिग्री के बाहर काम करने का मतलब था कि मेरे लिए कभी कुछ अच्छा उपलब्ध नहीं था। उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ या थक गया हूँ। उन्हें सिर्फ इस बात की परवाह थी कि मैं घर कितना पैसा लाता हूँ। वे शिकायत करते थे कि यह कभी काफी नहीं है और फिर मुझे यह कहकर दोषी महसूस कराते थे कि उन्होंने मुझे पाला है। जब मैं मरा तो शायद उन्होंने एक आंसू भी नहीं बहाया। मैं अब अपने सामने बैठे पेरेंट्स को देखता हूँ और मेरी आंखें नम हो जाती हैं। धन्यवाद डैड, धन्यवाद मॉम। अब से आप दोनों ही मेरे लिए सब कुछ हैं। असली कहानी में एस्टन ग्रुप के गिरने के बाद मॉम इस शॉक को सहन नहीं कर पाती कि उसकी बहू इसके पीछे थी। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ब्रेन हेमोरेज हो जाता है। वह कोमा में चली जाती है और कभी नहीं जागती। डैड अपनी पत्नी की हालत और अपने बेटे की मौत के दोहरे झटके को सहन न कर पाने के कारण गहरी डिप्रेशन में गिर जाता है और आखिरकार अपनी जान ले लेता है। मैं यह सब बदलने जा रहा हूँ। मैं अपनी चॉपस्टिक्स उठाता हूँ और दोनों को खाना परोसता हूँ। जैसे ही मैं अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखने वाला होता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ कि एलिज मुझे देख रही है। मुझे नहीं पता वो कब से देख रही है। उसके चेहरे पर हल्की प्लेफुल जेलसी की झलक है, जैसे वो मेरे पेरेंट्स से अटेंशन के लिए कम्पीट कर रही हो। मेरा क्या? मैं उसकी तरफ देखता हूँ, फिर जानबूझकर फैटी पोर्क का एक पीस उठाता हूँ, वो एक चीज जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, और उसके बोल में डाल देता हूँ। कट टू वॉस ग्रुप हेडक्वार्टर्स। शीए डॉक्यूमेंट्स के एक स्टैक के साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिस में अंदर आती है। मिस सिलीने, आज आपके हस्बैंड लंच देने नहीं आए। सिलीने अपनी वॉच पर नजर डालती है। इस टाइम तक मैं ऑलरेडी उसका मील लेकर आ चुका होता। क्या वो सच में डिवोर्स तक जाने से डर रहा है?
लंच देने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो ऊपर देखती है और शे को एक फ्लैट अनइम्प्रेस्ड लुक देती है। क्या तुम उसके कुकिंग की आदी हो गई हो? चाहती हो मैं कॉल करके पूछूं वो कहाँ है? ओह नहीं नहीं, मैं बस मेंशन कर रही थी, शे जल्दी से कहती है। हर मील जो वो लाता था शे खुद ही उसका ज्यादातर हिस्सा खा लेती थी। उसे बिना रियलाइज किए इसकी आदत हो गई थी। आज पहली बार वो नहीं आया तो बस थोड़ी क्यूरियोसिटी में पूछ बैठी। सीलीन के डिस्प्लीज्ड होने को देखकर शे जल्दी से साइंड डॉक्यूमेंट्स उठाती है और बाहर निकल जाती है। आज पहली बार सीलीन पूरा वर्क डे बिना मेरे इंटरप्शन के कंप्लीट करती है। पिछली रात का मेरा इमेज उसके दिमाग में उभरता है। ब्लैक सूट, आंखें जिनमें उसके लिए कुछ नहीं, काल्मली डिवोर्स मांगता हुआ। वो ठंडी स्mirk देती है और सीधे रॉयल लाउंज की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो प्राइवेट रूम में एंटर करती है सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो सोफा पर बैठती है और नोटिस करती है कि सब अभी भी उसे घूर रहे हैं। उसका एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो जाता है। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? नाडिया सावधानी से पास आती है। आज कोल तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? सीलीन सब पर एक कोल्ड नजर डालती है। तुम ही लोग थे ना जिन्हें वो इतना अनोइंग लगता था। अब वो चला गया तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ मिसिंग हो। संभालो खुद को। नाडिया माहौल समझते हुए चुपचाप उसे ड्रिंक देती है। हम बस तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। डर है कि अब जब उसने केयर करना छोड़ दिया तो कहीं तुम शुरू ना कर दो। सीलीन की क्लोजेस्ट फ्रेंड्स होने के नाते वो सबसे बेहतर जानते थे। जहां भी सीलीन जाती मैं उसके पीछे जाता था। मैं कभी रॉयल लाउंज होस्टेसेस ढूंढने नहीं जाता और मैं कभी सीलीन को छोड़कर सोनिया वेकेशन मनाने नहीं जाता। सच में लगता है कि मैंने उसकी परवाह करना छोड़ दिया है। सीलीन हर चेहरे पर वही एक्सप्रेशन देखती है। उसका चेहरा पूरी तरह डार्क हो जाता है। अगर तुम्हारी आंखें सिर्फ डेकोरेशन के लिए हैं तो जाकर डोनेट कर दो उन्हें किसी ऐसे को जो इस्तेमाल कर सके। नाडिया बीच में आकर बात संभालती है। जब तक तुम उसकी परवाह नहीं करती बस वही मायने रखता है। चलो सब लोग ड्रिंक करते हैं सीलीन के टेम्पोरेरली फ्री होने के लिए। सीलीन ग्लास उठाकर पीती है। वो पूरी तरह उनकी बातों से कट चुकी है। तभी मिड ड्रिंक नाडिया अपना फोन उठाकर कहती है, देखो मुझे पता है कोल ने ये मैरिज तुम पर फोर्स की थी और वो ह्यूमिलिएटिंग था, लेकिन ऑनेस्टली उसके लुक्स और वो बॉडी वो तुम्हारे लिए काफी से ज्यादा अच्छा है। तुमने पूरे 2 साल उसे टच किए बिना कैसे निकाल दिए? जब सीलीन मेरी पूरी दुनिया थी, मेरे पास उसके आसपास हर इंसान का कांटेक्ट था जिससे वो सब मेरे सोशल मीडिया पोस्ट्स देख सकते थे। जो कुछ भी मैं पोस्ट करता था वो सब सीलीन के बारे में होता था। या तो रिलेशनशिप शो ऑफ करना या लॉन्ग इमोशनल लव लेटर्स जो सबको क्रिंज कर देते थे। क्योंकि सीलीन ने मुझे ब्लॉक कर दिया था, उसके फ्रेंड्स मेरी पोस्ट्स के स्क्रीनशॉट्स लेकर ग्रुप चैट में डालते थे ताकि उसे टीज कर सकें। लेकिन सिर्फ 2 आवर्स पहले उन्होंने देखा कि मैंने सीलीन से जुड़ी हर पोस्ट डिलीट कर दी और उसकी जगह सोनिया पहुंचने की पोस्ट डाल दी, सी के किनारे सनसेट की 9 स्टनिंग फोटोज के साथ। कैप्शन था, विद द वन हु लव्स मी मोस्ट, वॉचिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू, लाइफ इज गुड। सीलीन नोटिस करती है कि सब अपने फोन्स देख रहे हैं और कैजुअली नजर डालती है। वो बीच पर मेरी फोटो है जहां मैं हंस रहा हूँ, जेन्युइनली खुश। एक फ्रेंड खुद को रोक नहीं पाता। वो अचानक इतना अलग लग रहा है। नाडिया मुस्कुराते हुए बोलती है। उसे इस तरह देखते हुए वो सच में थोड़ा चार्मिंग लग रहा है। शायद ऐसा ही लगता है जब कोई आखिरकार किसी से प्यार करना छोड़ देता है। बैंग। सीलीन अपना ग्लास कॉफी टेबल पर पटक देती है। वो उनकी तरफ कोल्ड डार्क आईज से देखती है। क्या तुम सब दिमाग से बीमार हो? हम यहाँ ड्रिंक करने आए हैं और तुम में से हर कोई फोन में घुसा हुआ कोल की बात कर रहा है। सीलीन गुस्से में बाहर निकल जाती है, पीछे डोर जोर से बंद करते हुए। वो अपनी कार में बैठती है और शर्ट का कॉलर बटन खोल देती है। अचानक बेचैन होकर वो अपना फोन निकालती है, मेरा कांटेक्ट खोलती है और मेरे पोस्ट्स देखती है। यहीं से उसे पता चलता है कि मैं सोनिया गया हूँ। फोटोज में मेरी आंखें ब्राइट और क्लियर हैं, मुस्कान से भरी हुई, जैसे अंदर से रोशनी निकल रही हो। चाहे मैं आसमान की तरफ देख रहा हूँ या सीधे कैमरा में, हर मूवमेंट हर जेस्चर प्योर जॉय से भरा है। मेरी आंखों में जैसे दुनिया की सारी खूबसूरती समाई हो, क्लियर, विविड और लाइफ से भरी हुई। उसमें एक शांत, बिना जल्दबाजी वाली पीस का एहसास है। ये मैं हूँ, ना कि वो वर्जन जिसकी आंखें हमेशा उसके लिए लॉन्गिंग से भरी रहती थीं या दूसरों के लिए जेलसी से जलती थीं। ना ही वो वर्जन जो उसके हस्बैंड के टाइटल के पीछे छिपा रहता था, पैरानॉइड, पॉजेसिव और बिना वजह सीन्स क्रिएट करता था। लोग एक रात में नहीं बदलते। सीलीन एक पल के लिए भी नहीं मानती कि फोटोज में जो इंसान है वो असली मैं हूँ। दूसरों को शायद ना दिखे लेकिन उसे दिखता है। मैं डिवोर्स की बात से भाग रहा हूँ। ये फोटोज डालना बस उसका अटेंशन खींचने का तरीका है और फिर भी ये सब जानते हुए भी वो उन फोटोज की तरफ खींच जाती है। ये मेरा पहली बार सोनिया आना है, वो जगह जहां मैं सबसे ज्यादा जाना चाहता था जब मैं जिंदा था। हल्की ठंडी हवा, फ्रेश सी फूड और वाइन का फीस्ट। मॉम मेरे साथ, हम दोनों रात के कोस्ट की खूबसूरती देखते हुए खाना खा रहे हैं। मुझे बस एक ही चीज महसूस हो रही है, दुनिया खूबसूरत है। पहले जब मैं जिंदा था पैसे हमेशा कम होते थे, मुझे कभी ऐसे जीने का मौका नहीं मिला और कुछ भी इतना खास नहीं था जिसे कैप्चर करूं। लेकिन अब मुझे लगता है बहुत कुछ है जिसे संभाल कर रखना चाहिए। खाना, मॉम का प्यार,
वो एक्सपीरियंसेस जो मैंने कभी नहीं किए। अगली सुबह मैं डाइविंग जाना चाहता हूँ। मॉम तुरंत एक प्राइवेट इंस्ट्रक्टर हायर करती है और मुझे पानी में ले जाती है। मैं कोरल रीफ्स के बीच तैर रहा हूँ। चारों तरफ फिश के झुंड मेरे आसपास घूम रहे हैं, फ्री, रिलैक्स्ड और पहले से ज्यादा अलाइव। आसमान गहरा नीला है, पानी क्रिस्टल क्लियर, हवा बिल्कुल परफेक्ट। सुबह डाइविंग, दोपहर में सर्फिंग। मैं कितना खुश हूँ ये डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। उस शाम शावर के बाद मैं लेटकर फोन उठाता हूँ और देखता हूँ कि ओरिजिनल कॉल के टाइम का मेरा छोटा स्पाई मुझे सिलाइन और एवन का ट्रेंडिंग टॉपिक भेजता है। मैं एक नजर डालता हूँ। दोनों की साथ में फोटो है, लेकिन कोई स्कैंडल नहीं। मुझे उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पेशंस महसूस होती है। मैं उसे कहने ही वाला था कि अब मुझे उसके अपडेट्स की जरूरत नहीं, तभी एलीज मुझे वीडियो कॉल करती है। मजा आ रहा है? बहुत। मैं बिना सोचे जवाब देता हूँ। एलीज भी अभी शावर से निकली है, टॉवल से बाल सुखा रही है। उसकी नजर में एक अलग गहराई है जो यूजुअली नहीं होती। उसकी स्किन साफ और ट्रांसलूसेंट चमक रही है, लिप्स सॉफ्ट ड्यूई रेड, मैच्योर फिर भी एक प्योर गर्लिश क्वालिटी के साथ, जेंटल जैसे जेड लेकिन पूरी तरह वुमन। मैं लगभग अपना कंपोजर खो देता हूँ। फिर वो बोलती है, मैं भी आना चाहती हूँ। मैं तुरंत जवाब देता हूँ, अपना काम करो। मैं बाथरूम की तरफ देखता हूँ। मॉम अभी भी शावर में है और मैं धीरे से कहता हूँ, जो मैंने पहले कहा था, मैं मजाक नहीं कर रहा था। वॉस ग्रुप एस्टन ग्रुप के खिलाफ जाने वाला है। तुम्हें पहले से प्रिपेयर रहना होगा। कंपनी तुम पर डिपेंड कर रही है। एलीज थोड़ी देर रुकती है और स्क्रीन के पार मुझे देखती है। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं भी सिलीन जैसी हो सकती हूँ? कंपनी के पीछे मैं उसकी आंखों में बिना हिले देखता हूँ। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। इलाइसा की डार्क आईज हल्की सी नरम पड़ जाती हैं। मुझे नहीं लगा था कि इतनी सिंपल बात उसे इतना अफेक्ट करेगी। मैं जल्दी से बात खत्म करता हूँ। ठीक है, देर हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। ठीक है, वो धीरे से कहती है। मेरे लिए गिफ्ट लाना मत भूलना। मैं लेटकर उन सालों के बारे में सोचता हूँ जब वो चुपचाप उससे प्यार करती रही, बिना कुछ कहे। मैं तय करता हूँ कि उसके लिए कुछ जरूर लाऊंगा। अगली सुबह सिलीन उठती है। वो अपना फोन खोलती है। ट्रेंडिंग टॉपिक अभी भी वही है। मैंने उससे कांटेक्ट नहीं किया। एवन की तरफ से भी कुछ नहीं आया। वो खुद को रोक नहीं पाती। वो फिर से मेरा प्रोफाइल खोलती है। मैंने 5 मिनट्स पहले कुछ पोस्ट किया है। ये एक वीडियो है जिसमें मैं मॉम के साथ रेंटल स्कूटर पर साइट्स घूम रहा हूँ। वीडियो में मैंने ब्रीजी बीच शर्ट पहनी है, ब्राइट ब्लू स्काई के नीचे खुलकर हंस रहा हूँ। सुबह की रोशनी मुझ पर पड़ रही है। हवा मेरे बालों और शर्ट के किनारे से खेल रही है। मैं बीच बीच में कुछ बोलता हूँ, इतना अलाइव और रेडिएंट कि रास्ते का सीनरी भी फीका पड़ जाए। मैं वापस नहीं आया। मैं अभी भी ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी भी पोस्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने वो ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं देखा। फिर भी मैं वापस नहीं आया, बल्कि मैं और भी ज्यादा खुश लग रहा हूँ। सिलीन एक छोटी तेज हंसी छोड़ती है और फोन एक तरफ फेंक देती है। अच्छा, लगता है उसमें आखिरकार हिम्मत आ गई। वो देखना चाहती है कि मैं ये कब तक जारी रख सकता हूँ। उसका पूरा दिन पैक्ड है। शाम को जब वो होटल वापस आती है तो थक कर सोफा पर गिर जाती है। वो लाइट्स की वार्म ग्लो को देखती रहती है और स्कूटर चलाते हुए मेरा हंसता हुआ चेहरा उसके दिमाग में घूमता है। वो अपना फोन निकालती है और मेरा प्रोफाइल चेक करती है। कुछ घंटे पहले एक और पोस्ट, कैप्शन है, नोबडी लव्स यू लाइक योर मॉम। फोटोज में मैं हर लोकल फूड ट्राई कर रहा हूँ या रास्ते से खरीदी छोटी चीजें दिखा रहा हूँ। बीच में एक फोटो है जिसमें मैं और मॉम साथ हैं। हमने मैचिंग सनग्लासेस पहने हैं। जैसे ही मैंने डिवोर्स की बात की, मॉम डर गई कि मैं घर बैठकर यादों में डूब जाऊंगा। इसलिए वो मुझे अपने साथ ट्रैवल पर ले गई। हर पल मेरे साथ रही। वो मेरी फोटोज लेती है और कहती है मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ। हर अच्छा खाना, हर सुंदर चीज वो मेरे लिए खरीदना चाहती है। वो चाहती है कि मैं सब टेस्ट करूं, दुनिया की हर अच्छी चीज मुझे दे। ऐसी मॉम दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम है। मैं बस थोड़ा शो ऑफ करना चाहता था, किसी को जेलस करना नहीं। कमेंट्स में डैड लिखते हैं, तुम्हारे डैड का क्या मैं अच्छा नहीं? मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ, आप भी ग्रेट हो डैड, लेकिन ये सब मॉम ने खरीदा है। एलीज भी कमेंट करती है, और क्या मैं अच्छी नहीं? मैं हंसते हुए लिखता हूँ, तुम वंडरफुल हो, दुनिया की बेस्ट। वापस सिलीन पर। वो अपना कॉलर खींचती है, लेकिन सीने में वो सफोकेटिंग फीलिंग अभी भी है। 3 डेज, पूरे 3 दिन बिना मेरी किसी खबर के, और मैं हर दिन ज्यादा खुश हो रहा हूँ। मुझे इतना खुश देखकर उसके अंदर कुछ कड़वा सा जम जाता है, जैसे उसने कुछ ऐसा निगल लिया हो जो निकल नहीं रहा। तभी उसका फोन बज करता है। मेरा मैसेज। उसके सीने का दबाव अचानक हल्का हो जाता है। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई। पहली बार वो हमारे चैट को खोलती है, जैसे उसमें थोड़ी एंटीसिपेशन हो। मेरा मैसेज सीधा और ब्लंट है, डिवोर्स पेपर्स कई दिनों से साइन हो चुके हैं, क्या हमें इसे फाइनलाइज नहीं कर लेना चाहिए? सिलीन उन शब्दों को घूरती है और उसकी आंखों के पीछे कुछ बदलता है। वो फोन को कसकर पकड़ती है, फिर और कसकर। कुछ देर बाद वो उठती है और बाहर निकल जाती है। वो घर ड्राइव करके पहुंचती है। वो घर जिसमें हर वक्त लाइट्स जलती रहती थीं, आज पूरी तरह अंधेरा है। सिर्फ बाहर स्ट्रीट लैंप की हल्की रोशनी है। वो हॉल की लाइट ऑन करती है और अंदर आती है। घर खाली है, कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा। कॉफी टेबल पर डिवोर्स पेपर्स पड़े हैं, ऊपर उसकी ब्लैक कार्ड रखी है। वो उसे उठाती है और खोलती है। कोल नाम साफ नजर आता है।
हाथ से साइन किया हुआ पेपर उसके हाथ में मरोड़ जाता है। उसकी आंखों के पीछे कुछ हलचल होती है, कुछ ऐसा जिसे वो नाम नहीं देना चाहती। वो आदमी जो कुछ दिन पहले उसकी वजह से जेलसी में जल रहा था, अब डिवोर्स मांग रहा है। नामुमकिन। सिलीन एक ठंडी अविश्वासी हंसी छोड़ती है। एस्टन हाउस में मॉम सोनिया से लाई चीजें निकालकर स्टाफ में बांट रही हैं। कोल ने खास कहा था कि तुम सबके लिए भी लाना, सबको अपना हिस्सा मिलता है और वो खुशी से धन्यवाद करते हैं। पूरे घर में खुशी फैल जाती है। डैड अपना आफ्टर डिनर टी पी रहे हैं। एलिज एक वर्क कॉल पर है। घर बड़ा है लेकिन खाली महसूस नहीं होता। इसमें एक अजीब सी वार्मथ है और सब कुछ अच्छा लगता है। मैं अपने फोन के साथ लेटा हूँ, सिलीन की लंबी खामोशी को देखते हुए सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर में उसे कॉल करूँ। तभी एलिज मेरे पास आकर बैठ जाती है। मेरा गिफ्ट कहाँ है? मैं ऊपर देखता हूँ और उसकी सॉफ्ट गेज से मिलता हूँ, जिसमें एक शांत लेकिन छुपी हुई एक्साइटमेंट है। उसे ऐसे देखना, इतनी वार्मथ और जेंटल एंटिसिपेशन के साथ, उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर महसूस करना मुश्किल नहीं है। मैं उठता हूँ और अपना बैग खोलता हूँ। मैं 2 छोटे नाइट लाइट्स निकालता हूँ। एक मैंने खुद सीशेल से बनाया था, जो मैंने एक छोटे हैंडमेड गुड्स स्टॉल से लिया था। दूसरा मैंने शॉप से खरीदा था। मैं दोनों उसे दिखाते हुए पूछता हूँ, तुम्हें कौन सा चाहिए? एलिज दोनों को देखती है, फिर पूछती है, दूसरा किसके लिए है? मैं उसकी असली सोच को सामने नहीं लाता। अपने लिए, मैं कहता हूँ। एलिज मुस्कुराती है और सी शेल वाला नाइट लाइट उठा लेती है, उसे धीरे धीरे अपने हाथों में घुमाते हुए। मॉम सुवेनियर्स बांट कर खत्म करती हैं। अलीसा के हाथ में नाइट लाइट देखती हैं और कैजुअली कहती हैं, ये कोल ने खुद बनाया है। अलीसा तुरंत मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखती है। तुमने ये बनाया? ओरिजिनल कोल ने हमेशा सिर्फ सिलीन के लिए ही चीजें बनाई थीं। एलिज ने उसे सालों तक चुपचाप प्यार किया था और ये पहली बार है जब उसे उसकी बनाई हुई कोई चीज मिली है। सोच सकते हो उसे कैसा लग रहा होगा। मैं स्ट्रेट फेस रखता हूँ। क्या हुआ? पसंद नहीं आया तो वापस दे दो। एलिज मुझे सॉफ्टली देखती है। मुझे बहुत पसंद है, शायद इसलिए क्योंकि मुझे उसके फीलिंग्स पता है। जिस तरह से वो मुझे देखती है, उसमें सालों का दबा हुआ प्यार साफ महसूस होता है और ये लगभग मेरी कंपोजर तोड़ देता है। मैं अपना फोन उठाता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ। मैं टायर्ड हूँ, ऊपर जाकर रेस्ट करता हूँ। अपने रूम में जाकर मैं फोन चेक करता हूँ। सिलीन का रिप्लाई आता है, कल सुबह 9 बजे सिविल रजिस्ट्री ऑफिस। ओरिजिनल स्टोरी में सिलीन ने एस्टन ग्रुप को बर्बाद कर दिया था और कोल को खाली हाथ जाने पर मजबूर कर दिया था। अब जब हम पहले ही डिवोर्स ले रहे हैं तो क्या एस्टन ग्रुप की किस्मत भी बदल सकती है? ये सोच मुझे अच्छा फील कराती है। मैं बाथ लेता हूँ और सेफ्टी के लिए अलार्म सेट करके सो जाता हूँ। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही मेरी आंख खुल जाती है। आखिरकार फ्री होने का ख्याल ही मुझे जल्दी उठा देता है। मैं तैयार होने में एक्स्ट्रा केयर लेता हूँ और नीचे जाता हूँ। डैड ब्रेकफास्ट खत्म करके काम पर जा चुके हैं। मॉम लिविंग रूम में गार्डन से तोड़े हुए फ्लावर्स ट्रिम कर रही हैं। मुझे देखकर वो ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती हैं। मैं जल्दी में हूँ तो एक एक्सक्यूज बनाकर निकल जाता हूँ, सोचते हुए कि बाद में वापस आकर उन्हें सरप्राइज दूंगा। ओरिजिनल कोल ड्राइव कर सकता था, उसके पास लाइसेंस था, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैंने कभी कार चलाना सीखा ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाया है, इसलिए मैंने पहले से कार बुक कर ली। 8 पर मैं सिविल रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचता हूं और सिलीन को कॉल करता हूं। मैं आ गया हूं, तुम कब आ रही हो? वो रिप्लाई करती है, रास्ते में हूं। मैं एक पेड़ की छाया में खड़ा होकर वेट करता हूं 9:30 तक, तब जाकर उसकी कार आती है। मैं ईगर होकर उसकी तरफ बढ़ता हूं। कार विंडो के पार सिलीन मुझे देखती है। मेरी क्रिस्प व्हाइट शर्ट जिसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम झलक रहा है, एक ब्राइट और इजी स्माइल मेरे हैंडसम चेहरे पर और हवा में हल्के से हिलते छोटे बाल। मेरे अंदर एक अलग ही प्रेजेंस है, मैच्योर लेकिन यूथफुल एनर्जी के साथ, जैसे कोई सपना हकीकत में आ गया हो। धूप में उसकी तरफ चलते हुए मैं जैसे ग्लो कर रहा हूँ और मेरे सामने बाकी सब फीका लग रहा है। मैं कार के सामने रुकता हूँ और विंडो नॉक करता हूँ। सिलीन खुद को संभालती है, डोर खोलती है और बाहर आती है। हमारी आंखें मिलती हैं। मेरी आंखों में उसके लिए कुछ भी नहीं है, न कोई लॉन्गिंग, न सैडनेस, बस एक ब्राइट और इजी स्माइल जो उसके लिए अजीब और अनजान है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। मैं उसे एक शांत नजर से देखता हूँ। चलते हैं और बिना रुके अंदर की तरफ चल पड़ता हूँ। मेरे कदम हल्के और तेज हैं। मेरी एक्साइटमेंट मुश्किल से कंट्रोल हो रही है। इसी पल सिलीन को सच में यकीन होता है, मैं सच में ये डिवोर्स चाहता हूँ। वो मेरी पीठ को देखती रहती है जैसे मैं दूर जाता हूँ। उसे वो दिन याद आता है जब उसे इस शादी के लिए मजबूर किया गया था। 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन वो याद आज भी उतनी ही ताज़ा है। मुझसे शादी करना उसके लिए एक ह्यूमिलिएशन था जिसे वो कभी माफ नहीं कर पाई। शादी के पहले ही पल से वो बस उसी दिन का इंतजार कर रही थी जब वो इस शर्म को पूरी तरह मिटा सके। वो दिन अभी आया भी नहीं है और जाने की बात मैं खुद कर रहा हूँ। मैं कुछ कदम चलता हूँ, फिर पीछे मुड़कर देखता हूँ। वो अभी भी वहीं खड़ी है। मैं भौहें सिकोड़ता हूँ और वापस उसके पास जाता हूँ। क्या हुआ? वो मुझे देख रही है लेकिन कुछ कह नहीं रही। एक बुरा सा एहसास अंदर आने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपना आईडी लाना भूल गई? तुम डिवोर्स लेने आई हो बिना आईडी के?
मैं अपने पेशेंस को संभालते हुए कहता हूँ, तो किसी को कॉल करो और जल्दी मंगवाओ। सेलीन बस अपनी ठंडी चुभती नजरों से मुझे देखती रहती है। खामोशी। मैं भी उसे घूरता हूँ, बिना कुछ समझे। मैंने कहा था कॉल करो, तुम बस मुझे देखती क्यों खड़ी हो? तभी सेलीन नजरें झुका लेती है और कैजुअली अपनी घड़ी देखती है। आखिरकार वो बोलती है, मेरा 10 बजे मीटिंग है, डिवोर्स बाद में हो सकता है। मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, हम पहले ही यहाँ हैं, फिर दोबारा क्यों आए? मीटिंग थोड़ा पीछे कर दो, पहले पेपर वर्क कर लेते हैं, फिर चली जाना। यहाँ तक आना आसान नहीं था, अगली बार बहुत कुछ गलत हो सकता है। मैं इंतजार नहीं करना चाहता। मैं इसलिए पुश कर रहा हूँ क्योंकि स्टोरी में वो हमेशा एवन के लिए मीटिंग्स पोस्टपोन करती थी, तो क्लियरली मीटिंग्स उसके लिए इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरे मुंह से ये बात निकलती है, सिलाइन का एक्सप्रेशन बदल जाता है, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। उसका चेहरा इतना ठंडा हो जाता है कि जैसे सब कुछ फ्रीज कर दे। कोल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पर्सनल मैटर्स हमेशा सबसे पहले आते हैं? दसियों हजार एम्प्लॉयज की लाइवलीहुड तुम्हारे डिवोर्स से कम है? तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। मैं 2 सेकंड्स तक वहीं खड़ा रह जाता हूँ, उसके वर्ड्स से शॉक्ड। क्या हिपोक्रेट है। जब एवन कहता है तो मीटिंग पोस्टपोन करना ठीक है, लेकिन जब मैं कहूँ तो सडनली हजारों एम्प्लॉयज की बात आ जाती है। और ये डिवोर्स क्या सिर्फ मेरा मैटर है? सेलीन मुझे जवाब देने का मौका भी नहीं देती। वो अपनी बात कहकर चली जाती है। उसने डिवोर्स के लिए अग्री किया, बिना आईडी के आई, ऊपर से 40 मिनट्स लेट भी थी। गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ वो कार डोर पटकते हुए चली गई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि चिल्ला दूं। मैंने तो अपना फाइनली सिंगल पोस्ट भी प्लान कर लिया था, सेलिब्रेशन भी सोच लिया था, लेकिन डिवोर्स हुआ ही नहीं। मैं सुपरमार्केट जाता हूँ और ढेर सारे स्नैक्स खरीदता हूँ, फिर सीधे वॉस ग्रुप चला जाता हूँ। सेलीन अपनी मीटिंग से वापस आती है और मुझे अपने ऑफिस के सोफा पर फैला हुआ पाती है, हाथ में फोन, गेम खेलते हुए, मुंह में स्पाइसी स्नैक स्टिक दबाए, और पूरा ऑफिस उसकी स्मेल से भरा हुआ। कॉफी टेबल चिप्स, चिकन फीट और चिली स्नैक्स से भरी पड़ी है। ये सब वो चीजें हैं जिन्हें ओरिजिनल कोल कभी छूता भी नहीं। सेलीन नाक सिकोड़ती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बिना ऊपर देखे खाता रहता हूँ। तुम्हारा इंतजार। सेलीन धीरे से कदम बढ़ाती है और मुझे देखती है। वो अपनी चेयर तक जाती है और बैठ जाती है। मेरा इंतजार किस लिए? जंक फूड खाना, गेम खेलना, रिच फैमिली के यंग मास्टर की इमेज की कोई परवाह नहीं। मेरा ये वर्जन उसके लिए बिल्कुल नया है। मैं फाइनली रुकता हूँ और ऊपर देखता हूँ। सुबह पेपर वर्क नहीं हो पाया। मुझे पता है तुम बिजी हो, इसलिए सोचा यहीं वेट कर लूं, जब तुम फ्री हो जाओ तो साथ चलते हैं। सेलीन मुझे ठंडी नजर से देखती है और अपना कॉलर थोड़ा ढीला करती है। आज मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। मैं उसे देखता हूँ, फिर दोबारा देखता हूँ। एक शक अंदर उठता है। तो तुम कब फ्री होगी? सेलीन अपने पास पड़े डॉक्यूमेंट्स उठा लेती है। जब फ्री होंगी मैं कांटेक्ट करूंगी। मुझे लगने लगता है कि उसने अपना माइंड बदल लिया है। इतनी बड़ी सीईओ अगर सच में डिवोर्स चाहती तो टाइम निकाल सकती थी। फिर वो पीछे क्यों हट रही है? वो ओरिजिनल कोल से नफरत करती थी तो डिवोर्स उसके लिए राहत होना चाहिए था, या फिर वो अभी तक मेरी जिंदगी खराब करना खत्म नहीं कर पाई। स्टोरी ने साफ नहीं बताया, लेकिन उसका बिहेवियर क्लियरली फोर्स्ड मैरिज के रिवेंज से जुड़ा था। जितना वो उसका प्यार चाहता था, उतना ही वो उसे उस दर्द में रखती थी जहां वो किसी ऐसे इंसान से प्यार करे जो उसे कभी प्यार नहीं करेगा। अब जब मैं डिवोर्स चाहता हूँ तो क्या वो मुझे उसी दर्द में फंसाकर रखेगी? बाहर निकलना चाहता हूँ लेकिन निकल नहीं पा रहा। मैं गुस्से में खड़ा हो जाता हूँ। सेलीन, क्या तुम सच में ये डिवोर्स नहीं चाहती? मैं ठंडे स्वर में कहता हूँ। मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ। अगर 3 दिन में ये पूरा नहीं हुआ तो मैं कोर्ट में फाइल कर दूंगा। ये कोई नेगोशिएशन नहीं है, ये नोटिस है। मैं अपने स्नैक्स उठाता हूँ और मुड़कर जाने लगता हूँ। तभी एवन ऑफिस का डोर खोलकर अंदर आता है। जैसे ही वो मुझे देखता है, उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है। वो इंस्टिंक्टिवली पीछे हटने लगता है। ओह, रॉन्ग टाइमिंग, वो जल्दी से कहता है। बिल्कुल नहीं, मैं तुरंत बोलता हूँ। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। स्टोरी का मेल लीड साफ सुथरा और जेंटल दिखने वाला है। पतला सा शरीर, सॉफ्ट फीचर्स, ऐसा इंसान जिसे देखते ही प्रोटेक्ट करने का मन करे। उसकी बैक स्टोरी दुख भरी है। एक फादर जो गैम्बलिंग का आदी है, एक माँ जो बीमार रहती है। जब वो हाई स्कूल में था, उसके फादर ने लोन शार्क से इतना कर्ज लिया कि चुका नहीं पाया और उसे बेचने वाला था। तभी सेलीन ने आकर उसे बचाया। उसके बाद उसने उसे हर चीज से प्रोटेक्ट किया। जब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहता था, उसने उसे अपनी कंपनी में साइन किया और उसे एक टॉप स्टार बना दिया। स्टोरी के लीड के तौर पर वो काइंड, हार्ड वर्किंग और प्रिंसिपल्ड है। उसने सेलीन से उसी पल प्यार कर लिया था जब उसने उसे बचाया, लेकिन उसे हमेशा लगा कि वो उसके लायक नहीं है। कन्फेस करने से डरकर वो खुद को बेहतर बनाने में लगा रहा। सेलीन की फोर्स्ड मैरिज के बाद भी वो उसे डीपली केयर करता था, लेकिन कभी थर्ड पार्टी नहीं बना। अपनी फीलिंग्स को फ्रेंडशिप तक ही रखा। स्टोरी मोस्टली एवन और ओरिजिनल कोल के पर्सपेक्टिव से बताई गई है और सेलीन की फीलिंग्स सिर्फ उसके एक्शन से दिखती हैं, कभी सीधे नहीं कही गई। मैं कैजुअली उसे समझाता हूँ, मैं अभी सेलीन से डिवोर्स के बारे में बात करके आया हूँ। उसके पास आज पेपर वर्क के लिए टाइम नहीं है, तो मैं निकल ही रहा था। मैं सेलीन और फिर एवन की तरफ देखता हूँ और मुस्कुराते हुए कहता हूँ, तुम दोनों आराम से बात करो,
मैं बीच में नहीं आऊंगा। जैसे ही मैं एवन के पास से गुजरता हूँ, वो हल्का सा सिहर जाता है। समझ आता है ओरिजिनल कोल उसे होम रेकर समझता था और हर मौके पर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। मैं बाहर निकलकर डोर बंद कर देता हूँ। एवन मुझे जाते हुए वाइड आईज से देखता रह जाता है। अंदर सिलीन क्लोज्ड डोर को घूरती है, उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। एवन आगे बढ़ता है और अपने साथ लाया हुआ बैग डेस्क पर रखता है। वो नोटिस करता है कि सिलीन ने पेन को इतना जोर से पकड़ा है कि इंक फैलकर गहरा निशान बन गई है। सिलीन नजरें हटाकर पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? एवन मुस्कुराकर कहता है, ये जांग चांग से लाया हूँ, सोचा तुम्हें पसंद आएगा, और मेरी मॉम के लिए डॉक्टर ढूंढने में मदद के लिए थैंक्स। फिर वो धीरे से पूछता है, क्या तुम सच में कोल से डिवोर्स ले रही हो? दूसरी तरफ मैं अपने स्नैक्स लेकर बाहर निकलता हूँ और शे से टकराता हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स लेकर सिलीन के पास जा रही है। मैं उसका रास्ता रोक देता हूँ। तुम्हारी बॉस अभी बिजी है, डॉक्यूमेंट्स बाद में दे देना। जब एवन बाहर आए, शे कंफ्यूज्ड होकर मुझे देखती है। एवन अंदर है और मैं यहाँ बाहर खड़ा होकर उन्हें डिस्टर्ब होने से बचा रहा हूँ। मैं स्नैक का पैकेट खोलकर उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। चाहिए? शे की नजर तुरंत स्नैक्स पर टिक जाती है। वो खुद को रोक नहीं पाती और स्पाइसी चिकन फीट ले लेती है। थैंक यू सर, मैं कैजुअली कहता हूँ। आगे से ध्यान रखना, जब एवन आए तो बीच में मत जाना। ये कहकर मैं चला जाता हूँ। उन्हें मिलाने में ही मेरा फायदा है। जितनी जल्दी वो अपने फीलिंग्स एक्सेप्ट करेंगे उतना अच्छा, और जितनी जल्दी सिलीन मुझसे डिवोर्स फाइनलाइज करेगी उतना बेहतर। कोर्ट में फाइलिंग करने के लिए इरिपेरेबल ब्रेकडाउन का प्रूफ देना पड़ेगा, जो एक हेडेक जैसा लगता है। शे अपने चिकन फीट खाते हुए इंतजार करती है जब तक एवन बाहर नहीं आता, फिर डॉक्यूमेंट्स लेकर अंदर जाती है। वो खुद को रोक नहीं पाती। क्या तुम्हें पता है उसने अभी मुझसे क्या कहा? सेली ने उसकी तरफ देखती है। उसने कहा, मैं तब तक अंदर नहीं आ सकता था जब तक एवन चला नहीं गया, और अब से जब भी एवन तुमसे मिलने आए मुझे इंटरप्ट नहीं करना है। सेली ने गुस्से से भरी हुई उसके चेहरे की तरफ एक फोल्डर फेंकती है। तुम्हारी सैलरी वो देता है या मैं? शे फोल्डर पकड़ लेती है और हिम्मत करके बोलती रहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता वो बदल गया है? अब वो जेलस नहीं लगता, वो सच में तुम्हें और एवन को साथ में पुश कर रहा है। सिलीन उसे ठंडी खतरनाक मुस्कान के साथ देखती है। क्या तुम आजकल ज्यादा फ्री हो गई हो? शे तुरंत चुप हो जाती है, साइंड डॉक्यूमेंट्स उठाती है और भाग जाती है। सिलीन अपनी पेन डेस्क पर रख देती है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। उसकी नजरें धीमी पड़ती जाती हैं, अंदर की तरफ खींचती हुई। तलाक नहीं हुआ। मैं बिल्डिंग से बाहर निकलता हूँ। लगभग दोपहर हो रही है तो मैं एक कार रोकता हूँ और मॉम के साथ समय बिताने के लिए घर जाता हूँ। लंच के बाद मैं ऑनलाइन पास के एक ड्राइविंग स्कूल को ढूंढता हूँ और उन्हें कॉल करता हूँ। एक गराज भरा हुआ लग्जरी कार से जिन्हें मैं सिर्फ देख सकता हूँ, चला नहीं सकता। ये दर्द सच में है। ओरिजिनल कोल के पास लाइसेंस था, मुझे बस असल में ड्राइविंग सीखनी है। एक प्रॉपर ड्राइविंग स्कूल जिसमें ट्रेनिंग ग्राउंड हो, वही मुझे चाहिए। मैं फोन पर एक सेशन बुक करता हूँ, फिर वहां जाने के लिए कार बुलाता हूँ, इस प्रिंसिपल पर कि पैसे से काम हो जाता है। ओनर मेरे लिए एक प्राइवेट लेसन अरेंज करता है, एक खूबसूरत इंस्ट्रक्टर के साथ जिसमें सेंट जैसी पेशेंस है। सच में जितना पैसा देते हो उतना मिलता है। मैं स्टीयरिंग के पीछे पूरी तरह होपलेस महसूस करता हूँ, लेकिन इंस्ट्रक्टर पूरे आफ्टरनून में एक बार भी नाराज नहीं होती। लगातार इंकरेजमेंट, स्टेडी रीअश्योरेंस, इमोशनल सपोर्ट, पूरा 100%। आफ्टरनून के अंत तक मैं बस थोड़ा बहुत मैनेज कर पाता हूँ। थैंक यू के तौर पर मैं उसे डिनर पर ले जाता हूँ। जैसे ही सिलीन दिन का काम खत्म करती है, नाडिया का मैसेज आता है। सिलीन, पिछली बार हम गलत थे। हमने ये नहीं सोचा कि तुम कैसा महसूस कर रही थी। आज रात हम ट्रीट दे रहे हैं, आओ हमें ये सही करने दो। सिलीन हिचकिचाती है, फिर उठती है और अपनी जैकेट उठाती है। 20 मिनट बाद वो रेस्टोरेंट में जाती है और एक फेमिलियर फिगर को बेपरवाह चाम के साथ हंसते हुए देखती है। वो पास जाती है और मुझे बिना किसी शर्म के तारीफ करते हुए सुनती है। मेरा मतलब है, तुम्हारे पास लुक्स हैं, फिगर है, इतनी क्वालिटीज वाली लड़की ड्राइविंग स्कूल में पढ़ा रही है, ये टैलेंट की बर्बादी है। मुझे अभी पता चला कि वो असल में इंस्ट्रक्टर नहीं है, वो ओनर की बेटी है। स्टाफ कम होने की वजह से मुझे सिखाने के लिए लाई गई, उसकी मॉम ने उसे मजबूर किया। मैं जोर से हंस पड़ता हूँ और हंसते हंसते अचानक मुझे अपनी पीठ पर बर्फ जैसी ठंडी नजर महसूस होती है। मेरी नजर ऊपर जाती है और वहां सिलीन खड़ी होती है, चेहरे पर तूफान जैसा गुस्सा। मैं कुछ बोल भी नहीं पाता। सिलीन मुझे पकड़ती है और मुझे खड़ा कर देती है। वो बिना रुके मुझे रेस्टोरेंट से बाहर खींच ले जाती है। वो मुझे कार के खिलाफ दबा देती है और पास आकर गुस्से भरी आवाज में कहती है, कोल, अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है और तुम यहाँ दूसरी औरतों के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? मैं इस औरत को देखता हूँ, उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल पास है। इतना खूबसूरत चेहरा, लेकिन उस एक्सप्लोजिव टेम्पर के नीचे दबा हुआ। मैं अपनी कलाई मलता हूँ। दूसरी औरतें? हम बस नॉर्मल डिनर कर रहे थे, बातें बनाना बंद करो। सिलीन घूरती है, नॉर्मल डिनर? क्या तुम्हें लगता है मैं अंधी हूँ? मैं आसमान की तरफ देखता हूँ, उसका चेहरा अवॉइड करते हुए।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम अंधी हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सेलीन ठंडी गुस्से भरी हंसी छोड़ती है। वो मेरा जबड़ा पकड़ती है और मेरा चेहरा अपनी तरफ मोड़ती है। इस जेस्चर में पूरी डोमिनेंस है। कोल, क्या तुम्हें लगता है ये 2 साल पहले जैसा है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी हर बात सहनी पड़ेगी? अब से हम दोनों के बीच मैं तय करूंगी कि चीजें कैसे चलेंगी। मैं देखता हूँ कि वो मुझे छू रही है जबकि वो इसे नफरत करती है, जैसे खुद को चोट पहुंचा रही हो। और मैं मुस्कुराता हूँ उसके करीब झुकते हुए। मेरा हाथ उसकी कमर तक पहुंचता है, बेखौफ, बिना जल्दबाजी, पूरी तरह बेशर्म। तो बताओ, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? सेलीन की सांस अटक जाती है। उसका एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है जब वो मेरी कलाई पकड़ती है। मुझे अच्छे से पता है कि सेलाइन ओरिजिनल कोल के छूने से कितनी नफरत करती है। हर बार जब मैं उसे छूता हूँ उसके अंदर मेरे लिए नफरत थोड़ी और बढ़ जाती है। उसका एक्सप्रेशन और डार्क होता देख मैं अपना एडवांटेज बढ़ाता हूँ और अपना पैर उसके पैर से सटा देता हूँ और पुश करता हूँ। या फिर हम सीधे एक होटल रूम ले सकते हैं। समर के कपड़े वैसे भी पतले होते हैं और मैं शॉर्ट्स में हूँ। मेरी बेयर स्किन का उससे छूना ऐसा है जैसे किसी रॉ चीज से सीधे टकराना। एक खुजली जो स्किन के अंदर तक रेंगती है। ये उसके शरीर की इंस्टिंक्ट को पीछे धकेलता है जो मुझसे दूर होना चाहती है, बस थोड़ा सा। ओरिजिनल कोल कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता, कभी नहीं जानता कि उसे इस तरह कैसे अपनी तरफ खींचना है। आंखों में उसके लिए कुछ भी नहीं, फिर भी ऐसे बिहेव करना जैसे वो खुद को उससे दूर नहीं रख सकता। उसे बिल्कुल वैसे ट्रीट करना जैसे वो रॉयल लाउंज की होस्टेस हो। सेलीन निगलती है। उसका एक्सप्रेशन और डार्क हो जाता है। वो अभी भी मुझे धक्का नहीं देती तो मैं ऐसे झुकता हूँ जैसे सच में उसे किस करने वाला हूँ। यही आखिरी ट्रिगर बनता है। सेलीन मुझे जोर से पीछे धक्का देती है, एक हैंडकरचिफ निकालती है और अपना हाथ साफ करती है। कोल, फैंटेसी छोड़ दो। तुम्हें मुझसे कभी वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो, कभी नहीं। तो बात यही है, वो मुझे डिवोर्स नहीं देगी क्योंकि मैं डिवोर्स चाहता हूँ। मैं अपनी कलाई मलता हूँ, पूरी तरह दिखाते हुए कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक बात सुनो, जो मुझे तुमसे नहीं मिलेगा वो मैं किसी और से ले सकता हूँ। हाँ, तुम मेरे दिमाग में आई हो। मेरी नजर जानबूझकर उसकी कमर पर जाती है, धीरे और साफ इशारे के साथ, ताकि वो समझ जाए। लेकिन अंधेरे में सब औरतें एक जैसी होती हैं। तुम रिप्लेस नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। सेलीन का चेहरा इतना डार्क हो जाता है जैसे उस पर स्याही डाल दी गई हो। वो अपने दांत भींचती है और हैंडकरचिफ फेंक देती है। उसका गुस्सा ठंडी मुस्कान में बदल जाता है। ट्राई करके देखो। मैं तो कोशिश कर ही रहा था। मैं जवाब देता हूँ, तुमने ही इंटरप्ट किया। अगर तुम खत्म कर चुकी हो तो मैं अंदर जाता हूँ। मेरा फोन अंदर रह गया है। मैं अपने बालों में हाथ फेरता हूँ। वो मुझे रोकती नहीं तो मैं अंदर जाता हूँ, लेकिन जैसे ही बैठता हूँ मेरा फोन बजता है। मैं उसे उठाता हूँ। ये सेलीन का वीडियो है। मैं उसे खोलता हूँ और मेरे चेहरे का रंग उड़ जाता है। उस वीडियो में ओरिजिनल कोल के द्वारा एवन का किडनैपिंग अरेंज करने का प्रूफ है, किसी को सड़क पर धक्का देकर एक्सीडेंट करवाने का सबूत है, और ये भी फुटेज है कि उसने लोगों को एवन को मारने का ऑर्डर दिया था। इनमें से कोई भी चीज पुलिस के पास गई तो मुझे सालों के लिए जेल हो जाएगी। पहले सेलीन ने इसे एश्टन फैमिली के लिए दबा कर रखा था, अब वो इसे निकाल रही है। मतलब उसे अब उनसे डर नहीं है। मैंने अभी अभी अच्छी जिंदगी शुरू की है। मैं इस स्टोरी में जेल जाने के लिए नहीं आया था। मेरे दिमाग में ये सब चल ही रहा होता है कि सेलीन का मैसेज आता है, 2 मिनट्स, चुपचाप ऊपर आओ। मेरा हर हिस्सा इस तरह कॉर्नर में फंसना नहीं चाहता, लेकिन मैं जेल उससे भी कम चाहता हूँ। मेरी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, जिसे हम लिली कह सकते हैं, मेरा चेहरा नोटिस करती है। वो मुझे पानी देती है। तुम ठीक हो? सॉरी। मैं कहता हूँ कुछ काम आ गया है, तुम आराम से जाओ। मैं जल्दी से बिल सेटल करता हूँ और ऊपर जाता हूँ। मैं प्राइवेट रूम में सेलीन को पाता हूँ। नादिया पहले ही रेस्टोरेंट में आ चुकी थी, ठीक उस वक्त जब उसने मुझे और सेलीन को कार के पास देखा। उसने एक फोटो ली और सबको दिखा दी। उसके एंगल से ऐसा लग रहा था जैसे सेलीन मुझे एग्रेसिवली डोमिनेट कर रही हो। सब विंडो के पास आकर देखने लगे और उन्होंने मुझे बिना पीछे देखे चलते हुए देखा। अब उन्हें और यकीन हो गया कि सेलीन ने मुझ पर जबरदस्ती की और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही सेलीन अंदर आती है, नाडिया खड़ी होकर ड्रिंक डालती है। कोई भी मेरे बारे में कुछ नहीं कहता। जैसे ही मैं दरवाजा खोलकर अंदर जाता हूँ, तीनों चौंक जाते हैं। नाडिया तुरंत खड़ी होकर सेलीन के पास वाली सीट खाली करती है। वो एक नया यूटेंसिल सेट रखती है। मैं मुस्कुराकर हाथ हिलाता हूँ। हे एवरीवन। मैं सेलीन की तरफ देखता हूँ और उसके पास जाता हूँ। तीनों आपस में नजरें मिलाते हैं, धीरे धीरे बातें करते हैं, जैसे मैं इनविजिबल हूँ, हमेशा की तरह। मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन दबाता हूँ, चॉपस्टिक से बोल का प्लास्टिक खोलता हूँ और थोड़ा सेलीन की तरफ झुकता हूँ। मैं धीरे से पूछता हूँ, ये सब आखिर है क्या? सेलीन के होंठों पर ठंडी मुस्कान आती है। मैं बस तुम्हें थोड़ा और ओबीडियंट बनाना चाहती हूँ। मेरा हाथ मुट्ठी में बदल जाता है। इस औरत का एक ही शौक है, मेरी जिंदगी खराब करना। मैं एक पूरी तरह हॉलो स्माइल देता हूँ, अपनी चॉपस्टिक्स उठाता हूँ और उसके लिए खाना सर्व करता हूँ। ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम कहो ईस्ट, मैं ईस्ट जाऊंगा, एक कदम भी वेस्ट नहीं। तुम कहो बेड वार्म करो तो मैं सिर्फ बेड ही नहीं, उससे भी ज्यादा वार्म कर दूंगा। सेलीन मुझे साइडवेज देखती है और अपना खाली ग्लास नीचे रखती है। मैं तुरंत उसे रिफिल कर देता हूँ। मैं पूरा आफ्टरनून ड्राइव कर रहा था,
मुझे बहुत भूख लगी है। वो कुछ नहीं कहती तो मैं खुद ही खाना शुरू कर देता हूँ, बड़े एंथुजियाज्म के साथ। मैं पहला बोल खत्म करता हूँ और देखता हूँ कि सब मुझे घूर रहे हैं। मैं दूसरा लेने चला जाता हूँ। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराता हूँ। क्या तुम्हें भी चाहिए? मैं तुम्हारा भी ले आऊं? वो और भी शॉक्ड हो जाते हैं। जो आदमी पहले सिर्फ सिलाइन को देखता था, जो सिर्फ उसी का ख्याल रखता था, अब वो पूरे टेबल को सर्व करने की बात कर रहा है। अगले ही पल सिलाइन, जिसे कभी मेरा सर्व करना पसंद नहीं था, बोलती है, जब तुम इतने ईगर हो तो मेरे लिए ये पूरा श्रिम्प का बोल पील कर दो। मुझे पसंद है। मेरी मुट्ठी फिर से कस जाती है। ये अनबेरेबल औरत। मैं तो अपने लिए भी श्रिम्प पील नहीं करता। मैं मुस्कुराते हुए बैठता हूँ, सीधे उसकी तरफ देखते हुए। मेरी स्माइल आंखों तक नहीं पहुंचती। ऑफ कोर्स डार्लिंग। मैं श्रिम्प का बोल अपनी तरफ खींचता हूँ और पील करना शुरू करता हूँ। साथ ही सोचता हूँ कि इस सिचुएशन से कैसे निकलूं। मैं उसे ये कंट्रोल नहीं रखने दूंगा। मैं इतना सोच में डूब जाता हूँ कि पील्ड श्रिम्प ऑटो पायलट पर सीधे मेरे मुंह में जाने लगते हैं। तीनों औरतें मुझे देखती हैं, फिर सिलाइन को। उनकी आंखों में गॉसिप चमक रही है। सिलीन मुझे कैजुअली वो श्रिम्प खाते हुए देखती है जो उसके लिए थे। उसका एक्सप्रेशन पढ़ना मुश्किल है, लेकिन उसके नीचे कुछ चल रहा है। मैं तब होश में आता हूँ जब मुझे एक ऐसी नजर महसूस होती है जो किसी को भी जमा दे। मैं जल्दी से जो श्रिम्प मेरे मुंह में जाने वाला था, उसे सीधे उसके मुंह में डाल देता हूँ। तुम्हारे लिए टेस्ट किया, बिल्कुल सेफ है, पॉइजन नहीं है। सिलीन बिना वार्निंग के श्रिम्प लेती है और इंस्टिंक्टिवली चबाने लगती है। उसकी आंखों की ठंडक थोड़ी सी कम हो जाती है। पहले वाली सिलीन तो मुझे उसके बोल में खाना रखने से भी नफरत करती थी, और अब मैंने उसे सीधे अपने हाथ से खिला दिया, और उसने न सिर्फ खाया बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे उसे पसंद भी आया। सब अचानक रिएक्ट करते हैं। सिलीन की एक और फ्रेंड, उसे जोई कह लेते हैं, अपना ग्लास उठाती है। क्या तुम दोनों यहाँ अकेले मर रहे लोगों का ख्याल कर सकते हो? नाडिया बोलती है। सच में तुम दोनों को स्वीट होने का मतलब कुछ अजीब ही लगता है। मैं अंदर से जल रहा हूँ। मुझे इस तरह की टीजिंग बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन मुझे डिवोटेड हस्बैंड का रोल निभाना ही है। जोई अपने ग्लास को घुमाती है टीजिंग अंदाज में। ये इतनी मुश्किल है। कभी सोचा है किसी आसान लड़की को पसंद करने का? मैं सिलीन को एक और श्रिम्प खिलाता हूँ। मैं उसे वार्म डिवोटेड नजरों से देखता हूँ, जैसे एक आदमी जो किसी और को देखता ही नहीं। वो हाई मेंटेनेंस है, लेकिन खूबसूरत है। मुझे पसंद है कि वो गॉर्जस है, अनटचेबल है, और उसका फिगर ऐसा है। सिलीन मेरे चेहरे को देखती है जब मैं झूठ बोलता हूँ, बाहर से वार्म स्माइल के साथ और अंदर से अपने दांत पीसते हुए। उसकी ठंडी नजर में कुछ बदलता है, हल्की सी मुस्कान उभरती है। मैं अंदर ही अंदर कर्ज करता हूँ, पूरी साइकोपाथ। डिनर के बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए मैं पहले ही घर जाने के बारे में सोच रहा हूँ। तभी सिलीन कार कीज मेरी तरफ फेंकती है। तुम ड्राइव करो, उसने ड्रिंक किया है, वो नहीं चला सकती। और ओरिजिनल कोल ड्राइव कर सकता था तो मेरे पास मना करने का कोई रीजन नहीं है। मैं सिलीन को बैक सीट में बैठते देखता हूँ और खुद को शोफर बनने के लिए तैयार करता हूँ। अच्छा हुआ मैंने आफ्टरनून में प्रैक्टिस की, लेकिन रात में न्यू ड्राइवर होना अभी भी नर्वस कर देता है। मैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ ड्राइव करता हूँ और स्पीड बहुत कम रखता हूँ। सिलीन पीछे बैठकर मुझे लग्जरी कार को ट्रैक्टर की स्पीड पर चलाते हुए देखती है। उसे समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। वो इरिटेट होकर हंसती है। क्या तुम इससे भी स्लो जा सकते हो? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर पसीने से भीग रहे हैं। मेरा पूरा ध्यान रोड पर है। मैं अभी डिस्ट्रैक्शन हैंडल नहीं कर सकता। मुझसे बात मत करो। सिलीन का चेहरा सख्त हो जाता है। कोल, क्या तुम भूल गए हो तुम किससे बात कर रहे हो? अगले ही पल कार अचानक रॉकेट की तरह आगे बढ़ती है। स्पीडोमीटर चढ़ता है और मेरा दिमाग खाली हो जाता है। सिलीन उस अचानक खतरनाक स्पीड को महसूस करती है। आगे गाड़ियां हैं और मैं ब्रेक नहीं मार रहा, जैसे मैं उसे अपने साथ नीचे ले जा रहा हूँ। उसका चेहरा अंधेरा हो जाता है। कोल, क्या तुम पागल हो? अभी ब्रेक दबाओ। मैं पूरी तरह पैनिक में हूँ। मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, फिर अचानक समझ आता है मैंने पेडल्स उल्टा दबा दिए हैं। वो गैस है। मैं असली ब्रेक एक पल देर से जोर से दबाता हूँ, इससे पहले कि हम समझ पाते क्या हुआ। एक जोरदार टक्कर और फिर सब शांत। मुझे होश आता है। मेरी गर्दन और सिर धड़क रहे हैं। मैं सुनता हूँ सिलीन दांत भींचकर मेरा नाम लेती है, मुश्किल से खुद को संभालते हुए। कोल, क्या तुम हमें मरवाने की कोशिश कर रहे हो? मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मैं ठीक चला रहा था जब तक तुमने मुझसे बात शुरू नहीं की। सिलीन का चेहरा गुस्से से भरा है। वो शब्दों को निचोड़ कर निकालती है। तो ये मेरी गलती है? नहीं, मैं खुद को ब्लेम करता हूँ। मैं बिना झिझक कहता हूँ, मैं पैथेटिक हूँ। जैसे ही तुम्हारी आवाज सुनता हूँ इतना घबरा जाता हूँ कि ब्रेक और गैस में फर्क नहीं कर पाता। मैं ये सब बिना किसी पछतावे के कहता हूँ, फिर उसे इग्नोर करके गाड़ी से बाहर निकल जाता हूँ। सिलीन झुंझलाहट में हंसती है, चेहरा ठंडा रखते हुए शे को कॉल करती है सिचुएशन संभालने के लिए। वो कॉल खत्म करके मेरी तरफ देखती है। मैं अपनी गर्दन मल रहा हूँ, थोड़ा झुका हुआ। उस ड्राइवर से बात कर रहा हूँ जिसकी गाड़ी में मैंने पीछे से टक्कर मारी। मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज ऐसे लग रही है जैसे कोई सच में अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा हो। मेरा ये वर्जन उसके याद वाले कोल जैसा बिल्कुल नहीं है। वो कोल कभी किसी से माफी नहीं मांगता था, सिर्फ उससे छोड़कर। वो स्पॉइल्ड और रेकलेस था। जब साफ तौर पर उसकी गलती होती थी तब भी वो ऐसे बिहेव करता था जैसे दुनिया उस पर कुछ उधार हो। ऐसी सिचुएशन में वो गाड़ी से उतरता भी नहीं।
वो बस एक कॉल करता और किसी और से सब संभालने देता, दूसरे इंसान के बारे में सोचे बिना। दूसरी गाड़ी की ड्राइवर दरवाजा खोलती है। क्या आप ठीक हैं? मैं सच में चिंता के साथ पूछता हूँ। एक यंग वुमन बाहर निकलती है, अपनी गर्दन मलते हुए। उसके माथे पर एक ब्रूज बन रहा है जो उसके फ्लॉलेस चेहरे पर साफ दिख रहा है। मैं उसे साफ देखता हूँ और भी बुरा महसूस करता हूँ। मेरी अपॉलॉजी और गहरी हो जाती है। वो एवन की अभी रिलीज हुई यूथ ड्रामा फिल्म द राइजिंग स्टार की लीड है। उसे लिली रोज कह लेते हैं। कहानी में उसका जिक्र एवन के साथ इस फिल्म में काम करने के संदर्भ में था। उसका डिस्क्रिप्शन था चाइल्ड स्टार जो अब करंट सेंसेशन बन चुकी है। एवन का अपनी पहली फिल्म में उसे को लीड बनाना फैंस के लिए सेलिब्रेशन बन गया था। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी। लेकिन इसी साल ओरिजिनल कोल की मौत से पहले वो भी मर गई थी। उसने एक लंबा लेटर छोड़ा और अपनी जान ले ली। एक लड़की जो हमेशा पब्लिक में ब्राइट स्माइल रखती थी, लेकिन पीछे से पेरेंट्स उसे कैश मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने उसके सपनों के पंख तोड़ दिए और उसकी असली पहचान छीन ली। उसे सिर्फ पैसा कमाने का टूल बना दिया और कभी उसकी फीलिंग्स की परवाह नहीं की। सालों की डिप्रेशन, और जब उसे इंडस्ट्री के एक पावरफुल आदमी के साथ जाने को मजबूर किया गया जिसे वो मना नहीं कर सकती थी, वो आखिरी बोझ बन गया उसकी पहले से टूटी हुई जिंदगी पर। उसने अपनी लाइफ खत्म करने का फैसला किया। जब मैंने कहानी का ये हिस्सा पढ़ा था, मुझे लगा जैसे मैं खुद को देख रहा हूँ। मैं उम्मीद से ज्यादा रोया क्योंकि मैं समझता था। लिली रोज अपनी गाड़ी की तरफ देखती है, फिर मेरी तरफ। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तो ये वही है जब कहते हैं मुसीबत आसमान से गिरती है जबकि तुम बस अपनी गाड़ी में बैठे हो, है ना? वो रेड लाइट पर रुकी थी और अचानक पीछे से टक्कर लगी। मैं खुद को संभालता हूँ और उसे ठीक से देखता हूँ। मेरी आंखों में अभी भी सच्ची सिंपैथी है। मुझे सच में माफ कीजिए। रिपेयर का पूरा खर्चा मैं दूंगा, मेडिकल चेक, इमोशनल डिस्ट्रेस, सब कुछ। बाकी लोग जब उसे पहली बार देखते हैं तो एक्साइटमेंट से भर जाते हैं, ऑलमोस्ट स्टार स्ट्रक। लेकिन लिली रोज ने कभी किसी को ऐसे देखते नहीं देखा जैसे मैंने उसे देखा। जैसे मैं उसकी चमकदार सरफेस के पीछे की उदासी देख सकता हूँ। जब वो अभी भी ये सब प्रोसेस कर रही होती है, मैं अपना फोन निकालता हूँ। क्या मैं आपका कांटेक्ट ले सकता हूँ? रिपेयर से जुड़े फॉलोअप के लिए आसान रहेगा। लिली रोज को गाड़ी की परवाह नहीं है। वो कुछ मांगने वाली भी नहीं थी, लेकिन मेरी आंखों में जो नजर थी वो खुद को मेरा फोन लेने और अपना कांटेक्ट ऐड करने से रोक नहीं पाती। वो अपने नंबर पर कॉल करके कंफर्म करती है, फिर फोन वापस दे देती है। तुम सच में मुझे पहचानते नहीं? मैं फोन पॉकेट में रखता हूँ। मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। क्या मजाक कर रही हो? तुम लिली रोज हो। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। मैं सच में तुम्हारा फैन हूँ। कोई चांस है ऑटोग्राफ मिल जाए? लिली रोज को यकीन नहीं होता। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, मैं बिल्कुल भी स्टार स्ट्रक नहीं था। वो हिलती भी नहीं, तो मैं आगे बढ़कर उसे हग कर लेता हूँ। अगर सिग्नेचर नहीं दोगी तो हग ही सही। लिली रोज पूरी तरह स्थिर खड़ी रहती है। ये फैंस के फ्रैंटिक स्क्रीमिंग हग्स जैसा बिल्कुल नहीं है। मैं उसे चुपचाप पकड़े रहता हूँ। ये कन्फेशन जैसा भी लगता है और कंफर्ट जैसा भी। तुम सच में रिमार्केबल हो। तुम जैसे हो। उसने बहुत लोगों को अपने स्ट्रगल्स फेस करने की हिम्मत दी है, आगे बढ़ने की ताकत दी है। उम्मीद है एक दिन कोई तुम्हारे लिए भी ऐसा करेगा। सिलीन गाड़ी से देख रही है। जो एक्सीडेंट संभालना था वो कुछ और बन चुका है। उसका चेहरा अंधेरा हो जाता है। वो बाहर निकलती है और मुझे लिली रोज से अलग कर देती है। तभी शे दौड़ती हुई आती है। सिलीन उससे कीज लेकर मुझे पकड़ती है और चल देती है। लिली रोज वहीं खड़ी मुझे जाते हुए देखती है। मेरे शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे हैं। मैं मुड़कर उसे मुस्कान के साथ वेव करता हूँ। वो मुस्कान जैसे स्प्रिंग ब्लॉसम्स की वार्मथ, समर ब्रीज की हल्कापन, जैसे दुनिया की सारी अच्छाई एक नजर में सिमट गई हो। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में वो पल जैसे पेंटिंग बनकर जम जाता है। सिलीन मुझे गाड़ी से टिकाकर खड़ा कर देती है। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा। मेरे सामने चीटिंग? तुम्हारी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है ना? मैं खुद उसकी तरफ झुकता हूँ। मेरी उंगलियां उसके ड्रेस के पतले कपड़े के ऊपर से उसकी कमर की कर्व को छूती हैं। मेरी जिंदगी अभी तुम्हारे हाथ में है। तुम मुझे किसी और को छूने नहीं दोगी। चाहूं भी तो हिम्मत नहीं है। अभी बस यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें कैसे खुश रखूं। आज रात तुम्हारा बेड वार्म कर दूं? मैं सच में जैसे बोल रहा हूँ। अगले ही पल सिलीन का चेहरा घृणा से मरोड़ खा जाता है। वो कार डोर खोलकर मुझे अंदर धक्का देती है। एक औरत जो मुझे छूना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो मुझे क्या थ्रेटन करेगी? ये सोच मेरे अंदर कुछ सेटल कर देती है। रास्ते में मॉम का कॉल आता है। इतनी देर हो गई, अभी तक घर क्यों नहीं आए? मैं नहीं चाहता वो वरी करे, लेकिन अभी डिवोर्स फाइनलाइज नहीं कर सकता। और सिलीन कुछ पकड़े हुए हैं मेरे खिलाफ। अब हर रात घर आना पॉसिबल नहीं। मुझे झूठ बोलना पड़ता है। आज घर नहीं आऊंगा। सिलीन ने माफी मांगी है। मैंने उसे एक और चांस देने का फैसला किया है। सिलीन रियरव्यू मिरर में मुझे देखती है और हंस पड़ती है। मॉम को हमेशा पता था ऐसा होगा। वो शॉक्ड नहीं है, बस क्वाइटली डिसअपॉइंटेड। तो उसे कल डिनर पर घर लेकर आना। मैं गाड़ी में सिलीन की तरफ देखता हूँ और अभी के लिए अग्री करता हूँ। ठीक है, मॉम कहती है। जो भी हो रहा है
मुझे बताना और आराम करना। आप और डैड भी सो जाइए, मेरे लिए लेट मत जागिए। कॉल खत्म होते ही सिलीन की इरिटेटिंग आवाज आती है। मैंने तुमसे किस बात की माफी मांगी? बस पेरेंट्स को चिंता से बचाने का बहाना था। तुम कभी गलत नहीं होती, हमेशा मेरी गलती होती है। मेरा बिहेवियर बाहर से अटेंटिव हस्बैंड जैसा है, लेकिन अंदर से मिजरेबल। शायद इससे उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे कंट्रोल में रखने का थ्रिल। अगर उसे सेटिस्फाइड रखूं तो मेरी जिंदगी आसान रहेगी।